हुआ है ना? ओके, ठीक है सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, इनकम टैक्स में क्या डिस्कस करें सर? लास्ट दिन में आप लोगों को टोटल इनकम के बारे में कंप्लीशन जो कॉन्सेप्ट था उसको तो मैंने बताया। फिर वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट था। अब बात क्या करना है सर, आज ना TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स में बात करना है, ठीक है? TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स, ये भी एक बहुत वाइटल पॉइंट है सर, तो इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेना चाहिए। ऐसे ये कंप्लीशंस के टाइम पे ही चाहिए, मतलब जब आपको एक कंप्लीट टोटल सम मिल जाता है ना, तो उसी दौरान आप TDS, TCS या एडवांस टैक्स का यूज़ करते हो। तो इसका यूज़ तो सीखेंगे सर कि किस तरह से एक कंप्लीट सम्स के अंदर हम TDS, TCS और TCS का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? या फिर एडवांस टैक्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम उसका माइनस कर सकते हैं। बेसिक बात है, TDS हो या TCS हो या एडवांस टैक्स हो, सारे के सारे एक्चुअली एक ऐसा टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि जो पहले ही हम दे देते हैं। तो इसलिए जब रिटर्न फाइल होता है या फिर एनुअल डिटेल्स जब प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से मुझे उसको माइनस करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपको डबल टैक्सेशन नहीं करना है। सिंपल बात है कि एक बार आप टैक्स दे चुके हो, तो इसलिए अगर आप पहले कोई टैक्स दे चुके हो तो अभी आप वो टैक्स माइनस कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट तो सर क्वेश्चन करके ही समझ आ जाएगा। तो जब टोटल इनकम नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं सोचा कि एक बार टोटल इनकम करने से पहले एडवांस टैक्स, TDS और TCS का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देना जरूरी है, ठीक है? तो इसलिए मैं सोचा कि पहले ये जान लेते हैं, फिर टोटल इनकम को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब पॉइंट क्या है सर कि TDS, TCS और एडवांस टैक्स, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आप कंप्लीट सम्स के अंदर किस तरह से इसको यूज करना है ये भी आपको समझ आ जाएगा। ऐसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और काफी डिटेल्स एरिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स, इसका रियल लाइफ यूज भी बहुत ज्यादा है। रियल लाइफ यूज इसका बहुत ज्यादा है, स्पेशली इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन, स्पेशली जो लोग BP का इनकम करते हैं उनके लिए, इवन सैलरीड पर्सन के लिए भी इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलो सर एक काम करते हैं, डिस्कशन चालू करते हैं, इसका डिटेल्स जो है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद तो प्रैक्टिकल को करेंगे, तो फिर जो भी मन का डाउट है वो भी क्लैरिटी होगा। बट बिफोर दैट प्रोविजंस का डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सर, देरी किस बात की फिर। ऐसे सबको मेरा साउंड और स्क्रीन अगर क्लियरली दिखाई दे रहा है तो बस कंफर्म कीजिएगा। मेरा साउंड क्लियर है ना सर आप सभी से? हाँ सर। ओके, और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा? हाँ सर। ओके सर, ठीक है चलो। तो ये TDS, TCS और एडवांस टैक्स का क्या खेल है, और बहुत वाइटल भी है सर, तो पता हो जाना चाहिए, एकदम पता हो जाना चाहिए कि किस तरह से कंप्लीट क्वेश्चंस के अंदर ये TDS, TCS और एडवांस टैक्स हमारा दिमाग खाता है और उसको यूज़ कैसे करना है। बेसिकली दिमाग तो खाएगा ही, बट दिमाग खाने से कोई दिक्कत नहीं है सर। दिमाग खाने में डर नहीं लगता, डर लगता है कि यूज़ कैसे करना है, वो हमेशा याद रखना होगा। दैट इज़ द पॉइंट। ओके चलो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको धीरे धीरे ही सही समझा देते हैं TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स का एरिया। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आप लोगों ने अभी मुझे बोला कि सर स्क्रीन शो हो रहा है। ओके, हो रहा है ना सभी को? जियाउल, जियाउल तो हाँ बोला। सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? ओके, ठीक है सर, जस्ट अ सेकंड, ये पता नहीं। ओके, तो डिडक्शन एट सोर्स and introduction to tax collection at source as well as advanced tax is also here, जो शायद यहाँ पर बोला नहीं है बट है सर, बिना उसका तो होगा ही नहीं बात। तो रहा आपका
टीडीएस का कॉन्सेप्ट, रही आपकी टीसीएस का कॉन्सेप्ट एंड ऑब्वियसली एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट को डील करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ओके, तो क्या क्या सीखना पड़ेगा, देखो सर क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या मुद्दे पे बात होगा, एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू में। तो अगर आप थोड़ा सा नज़र डालें तो आपको दिखाई देगा सर टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम बहुत पॉपुलर नाम है। टीडीएस जो वर्ड है इट्स वेरी वेरी पॉपुलर, सभी ने सुना होगा। हाँ सर, सुने तो होंगे सर, टीडीएस के बारे में यूज भी किए होंगे प्रीवियस चैप्टर्स में। हाँ, टीडीएस का यूज बहुत जगह में, बीपी में था, सैलरी में था, टीडीएस हर जगह में यूज होता रहता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब बेसिकली बात ये है कि एकदम स्टार्टिंग में ही, मतलब आपको पेमेंट करने के टाइम पे टैक्स काट के ही पेमेंट होता है। सिंपल बात है सर, बात समझ में आ रहा है ना सर, कि जब आपको पेमेंट किया जाता है उसी टाइम पे आपसे टैक्स काट लेगा। मतलब इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, सपोज मानो कि आप सैलरीड पर्सन हो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट टीडीएस रिलेटेड बात करते हैं। सपोज आप सैलरीड पर्सन हो, ऐसे इसका यूज आप लोग समझते होंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सपोज मानो कि आपका आप टीचर हो स्कूल में या फिर कोई गवर्नमेंट नौकरी करते हो, ठीक है, एम्प्लॉय हो आप, ठीक है। तो एज एन एम्प्लॉय से फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख का टोटल एनुअल, बेसिकली 10 लाख तो नहीं होता, मतलब एनुअल तो ऐसा नहीं होगा, मंथली बेसिस में आपको सैलरी पेमेंट होता है। सपोज आपको 70,000 80,000 जो भी आपका सैलरी है वो आपको पेमेंट होता है। अब सिंपल बात है कि आप अपना टैक्स फाइलिंग तो एनुअल ही करोगे ना, आप अपना इनकम टैक्स का फाइल एनुअल करोगे कि क्वार्टर वाइज करोगे? हाँ सर, इनकम टैक्स बोलो, एनुअल रिटर्न होता है ना सर? हाँ सर। है ना? तो इनकम टैक्स का रिटर्न आप एनुअल करोगे। अब आपको जब भी सैलरी पेमेंट होता है तो टीडीएस काट लेता है। क्या ऐसा होता है सर रियल लाइफ में? सैलरी आपको पेमेंट करने के टाइम पे आपसे टीडीएस काट लेता है, ऐसा होता है सर? सभी के घर में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर टीडीएस का कॉन्सेप्ट में तो काम बनता होगा। हाँ सर, पूछे होंगे अपने घर में कभी भी कि टैक्स काट लिया है कि नहीं काट लिया? तो काट लेता है सर, तो पहले टीडीएस काट लेगा। तो सिंपल बात है सर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जो भी आपका पर मंथ के हिसाब से सैलरी हो या जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से आपको सैलरी पेमेंट करने के टाइम पे वो टीडीएस माइनस कर लेता है। तो इसका मतलब आपका टैक्स दिया हुआ है। फिर जब आपका एनुअल रिटर्न का टाइम आता है, ये सब डेट आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, तो एनुअल रिटर्न का जब टाइम आएगा तो आपका सिर्फ सैलरी में भी आपका सैलरी इनकम तो आपका है ही, इसके साथ साथ आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है। हाँ सर, इसके साथ साथ आपने कुछ अदर सोर्स इनकम भी किए होंगे, इसके साथ साथ आपका कुछ कैपिटल गेन इनकम भी हो सकता है। अरे होता है कि नहीं होता? हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, सारा का सारा इनकम होगा कि नहीं होगा? हो ही सकता है ना? हाँ सर। तो जब आपका सारा का सारा अलग हेड का भी इनकम होगा तो आप उस सबको जोड़ोगे, इवन सैलरी इनकम को भी आप दिखाओगे, ठीक है, सैलरी इनकम को भी आप शो करोगे टोटल इनकम पे। अब पॉइंट क्या है कि आपका जो भी इनकम टैक्स लाइव टोटल इनकम होता है आप उसको ऐड करोगे, जीटीआई आएगा, ठीक है, मतलब बेसिकली जीटीआई आएगा, फिर वहां से डिडक्शन दोगे, ठीक है। ये सब जर्नी तो आप लोगों को पता है कि क्या जर्नी है टैक्स का। फिर डिडक्शन देने के बाद एटीसी एटी यूज करने के बाद फिर आपका नेट इनकम आएगा। अब इस नेट इनकम पे आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा, नेट इनकम पे आपका टैक्स लायबिलिटी। अब नेट इनकम के बाद जब आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है, फिर टैक्स लायबिलिटी जो बनेगा, अगर आपका पहले टीडीएस वगैरह दिया हुआ है तो उसको आप माइनस कर दोगे, सिंपल बात है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सैलरी पेमेंट कर, सैलरी के लेने के टाइम पे आपने टैक्स पेमेंट कर रखा है। तो अगर पहले पेमेंट हो चुका है तो अभी तो माइनस हो जाना चाहिए, तभी ना बात क्या है कि टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सिमिलर कॉन्सेप्ट में टीसीएस भी काम करता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट में टीसीएस भी काम करता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कब काम करता है, क्यों काम करता है? तो टीडीएस वर्सेस टीसीएस का डिफरेंस तो देखना ही पड़ेगा, टीडीएस वर्सेस टीसीएस का डिफरेंस तो देखना ही पड़ेगा। मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं, अभी अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, मैं आपको बस रफ आइडिया दे रहा हूं कि ये सब खेल तो होता है, ये सब चीजें होता है कि आपको पहले टैक्स आपका काट लिया है। अब जब आप बाद में एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपका एनुअल इनकम टैक्स डिटेल्स आप दे रहे हो, उस टाइम पे अगर आपका कुछ टैक्स पहले ही आपने दे चुका है
तो उसको भी आप माइनस करने को मौका मिलेगा। सिमिलर वे में एडवांस टैक्स का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर आपने एडवांस टैक्स पहले ही देके रखा, अभी अगर आपका टैक्स लायबिलिटी हो रहा है तो वहां से भी आपका एडवांस टैक्स माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने पहले देके रखा है। अब कौन एडवांस टैक्स देता है, क्यों एडवांस टैक्स देता है, सभी का सभी चीजों का सेक्शन है सर, तो वो हमें बात करना होगा आप लोगों से। तो थोड़ा डिटेल्स है, ऑब्वियसली थोड़ा डिटेल्स है, रियल लाइफ यूज भी थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। और रिसेंटली कुछ इस पर्टिकुलर मैटर को लेके एक रिसेंट अपडेट है, हाँ ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम, बट रिसेंट अपडेट है टैक्स रिलेटेड, मैं आपको वो भी बताऊंगा सर आगे आगे। तो चलो सर ध्यान दो। तो डिडक्ट, अगर मैं टीडीएस में बात करूं तो टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसके अंदर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स सेक्शन 192 से लेके 196 के अंदर इसके बारे में बात कहा गया है सर। सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट ए लोअर रेट, अगर लोअर रेट है तो उसके लिए 197 में बात किया गया है, ठीक है। थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा कौन से सेक्शन में क्या कहा गया है। नो डिडक्शन ऑफ टैक्स इन सर्टेन केसेस, नो डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इन सर्टेन केसेस 197A में बोला गया है। मिसलेनियस प्रोविजन सेक्शन 198 से लेके 206AA, थोड़ा लंबा एरिया है, बट मिसलेनियस प्रोविजन अंडर टीडीएस 198 से लेके 206AA के अंदर कहा गया है। मजा आएगा सर, ऑब्वियसली मजा आएगा। तो ये टीडीएस का है सर। एडवांस टैक्स के बारे में कहा बोला है सर? सर एडवांस टैक्स मतलब सिंपल बात है, जिस साल इनकम करते हो उसी साल पेमेंट कर देना है। सर क्या बात करते हो, हम लोग तो इतना दिन ये पढ़ के आए कि जिस साल हम लोग इनकम करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करते हैं, है ना सर? टैक्स पेमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, जिस साल में इनकम करोगे उसके नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करोगे, ये सर नो? नॉर्मल टैक्स पेमेंट सिस्टम क्या है? हाँ सर। नॉर्मल टैक्स पेमेंट सिस्टम है भाई, प्रीवियस ईयर में इनकम करो, प्रीवियस ईयर जैसे करंट है 2021 एंड असेसमेंट ईयर इज 21-22, दिस इज नॉर्मल टैक्स सिस्टम। यही सिस्टम नॉर्मली चलता भी है और ज्यादा पॉपुलर भी है। बट सर कुछ लोगों के लिए या कुछ बिजनेस के लिए सिस्टम कुछ बदल जाते हैं, उनके लिए एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसी किसी के लिए तो मैंडेटरी है, किसी किसी के लिए ऑप्शनल भी है, लेकिन एडवांस टैक्स आप दे सकते हो। अब एडवांस टैक्स देने का क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जैसे ये 21-22, दिस इज यहाँ पर जो इनकम होगा इसका नॉर्मल टैक्स कब होगा सर? 21-22 में जो इनकम होगा इसका टैक्स कब पेमेंट होगा? 22-23 में। 22-23 में, दिस इज नॉर्मल कॉन्सेप्ट। बट अगर आपको कहा जाए कि भाई 21-22 का इनकम टैक्स 21-22 में ही दे दो, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। 21-22 का टैक्स 21-22 में ही देना होगा, तो उसको कहते हैं सर एडवांस टैक्स। सर कैसे होगा? सर एजम्पशंस में होगा, एजम्पशन बेसिस में ही होगा। सर ऐसे एज्यूम कैसे करेंगे? सर एज्यूम लास्ट ईयर की इनकम के थ्रू से कर सकते हो ना। नॉर्मली इंसान का इनकम रोज रोज उतना चेंज नहीं हो जाता, इवन बिजनेसमैन भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर लेता, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं होगा ना सर, आप बात समझ रहे हैं ना? बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत सिमिलर पैरामीटर में रहेगा। अगर बाद में ऐसा हो कि कुछ इनकम आपका ज्यादा हो रहा है तो फिर आप ज्यादा टैक्स पे कर दो, अगर कुछ ऐसा है कि आपका कुछ बाकी है तो फिर आप जमा कर दो, अगर कुछ रिफंड होगा तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है। अब चलो सर एडवांस टैक्स भी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट सर। तो सिमिलरली टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का भी एरिया है। अब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के बारे में, अच्छा एडवांस टैक्स का सेक्शन एरिया को अगर आप थोड़ा सा देखें, एडवांस टैक्स के बारे में 207 से लेके 208, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स के बारे में सेक्शन 209, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स के बारे में 211, ओके, और टीसीएस के बारे में 206C, डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस एंड कॉमन नंबर फॉर टीडीएस टीसीएस दैट इज सेक्शन 203A, इसके बारे में टीसीएस के अंदर कहा गया है। तो ये सब कुछ सेक्शंस आप लोगों को याद भी रखना होगा। तो ये तो बेसिक ओवरव्यू है कि हम लोग क्या चीज आज बताने वाले हैं, लेकिन सर अभी धीरे धीरे मतलब भी समझने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस तो करना ही है, बाद में क्वेश्चन तो करना ही है एकदम। क्या आप लोगों को टीडीएस का सेक्शन दिखाई दे रहा है सर 192? हाँ सर, क्या टीडीएस का सेक्शन दिखाई दे रहा है हाँ आपको? सर। ओके, यस सर।
तो सेक्शन 192 में आप क्या देख पा रहे हो सर, नेचर ऑफ पेमेंट के बारे में कहा गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव एरिया है सर, बेसिकली इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा दिमाग वाला बात इसमें ज्यादा है नहीं, लेकिन आपको कुछ चीजें याद रखना होगा। जैसे डिडक्शंस में था ना, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। डिडक्शन में जैसे आपको पता होना चाहिए था कि भाई कहाँ से कितना का डिडक्शंस है, उस डिडक्शंस को कैसे यूज करना है, यहाँ पर भी खेल कुछ वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर भी खेल कुछ वैसा ही है कि कितना रेट ऑफ टैक्स है, कब किसके लिए कितना एप्लीकेबल है, कुछ वैसा। तो जैसे सेक्शन 192 सैलरी में डिडक्शंस टीडीएस काटते हैं। ठीक है, सैलरी में टीडीएस काटने के बारे में जो बात है दैट इज टीडीएस, मतलब आपका 192 सेक्शंस के अंदर कहा गया है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स के बारे में, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स के बारे में, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 और 3 लाख है ना सर, ये तो आप लोग जानते ही हो, या फिर 5 लाख बेसिक लिमिट तो है ना, कि अगर आप किसी का एज 60 से नीचे है तो फिर उसको 2,50,000 तक का इनकम टैक्स है, अगर 60 से ज्यादा और 80 से कम है तो 3 लाख तक का है, एज द केस में भी। दिस इज टेकन केयर ऑफ इन कंप्यूटेशन ऑफ द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उनके लिए एप्लीकेबल है, उसके ऊपर होगा तो फिर उस पर टीडीएस लग सकता है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, मतलब लिमिट बांधा हुआ है सर, अगर बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं करता तो टीडीएस नहीं काटेगा, अगर बेसिक लिमिट एनुअल लेवल में क्रॉस कर जाए तो फिर टीडीएस काटने का जगह आ जाता है। सर कौन पेयर है, कौन किसको टीडीएस पे करना होगा? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। बेसिकली जो सैलरी हेड में जिनका बिजनेस जिनका सैलरी इनकम चलता है, बेसिकली जो जॉब करते हैं या एम्प्लॉय है। सर पेयर ये हो गया, पेयर पेई कौन है? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी, वो हो गया पेयर। एंड पेई कौन हो जाएगा? इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, तो फिर टीडीएस काटेगा कौन? पेयर। ठीक है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी, बेसिकली जो एम्प्लॉयर हो गया उसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, और पेई कौन हो जाएगा? एम्प्लॉय पे करेगा, टीडीएस का अमाउंट पे करेगा एम्प्लॉय। रेट ऑफ टीडीएस क्या हो जाएगा सर? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स। दैट मींस एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? यू ऑल नो सर, मतलब टैक्स स्लैब है ना सर, स्लैब के बेसिस में चार्ज होता है। स्लैब के बेसिस समझते कि नहीं समझते सर? इतना दिन में तो स्लैब पूरा समझ आ गया होगा। लास्ट दी टोटल इनकम पढ़ाने के टाइम पे भी स्लैब के बारे में बहुत बातें की है। अरे स्लैब मतलब आपको 2.5 लाख तक नील, मतलब 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5 लाख तक क्या है बोलो? 5%। वेरी गुड सर, तो वही उसी को स्लैब बोलते हैं। अप टू 2,50,000 अगर तो सीनियर सिटीजन होगा तो उसके लिए, ये सब आप लोग जानते हो, मैं बस एक बार बता रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्लैब एट द रेट 5%, फिर ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट 20, फिर ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट 30। ओके, 115 बीएससी का भी केस अलग से है, वो भी अलग रेट एरिया है। फिर अगर चार्ज वगैरह तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, वो सब तो आप लोगों को पता है। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, ये जो टीडीएस का खेल है, ये एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स, ये एप्लीकेबल होना चाहिए। टाइम ऑफ डिडक्शंस के बारे में, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कब पेमेंट होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब जिस टाइम पे सैलरी मिलेगा उसी टाइम पे काट लिया जाएगा। सिंपल बात है सर, जिस टाइम पे पेमेंट होगा उसी टाइम पे काट लिया जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट काम करता है। अब ये तो टीडीएस का सिंपल एरिया हो गया, ठीक है, ये तो टीडीएस का सिंपल एरिया हो गया। कोई भी 192 के अंदर सिंपल सैलरीड पर्सन का टीडीएस काट लिया जाता है, और वो कौन है पेयर, कौन है पेई, आपको वही सब चीजें समझना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पर सेक्शन बहुत सारा है, अब वो सब सेक्शंस के बारे में आपको फटाफट आइडिया ले लेना चाहिए। 192A में कौन आ जाता है सर? किस तरह का इनकम के बारे में बात करते हैं? अब हेडिंग पे प्लीज ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ पेमेंट सैलरी है। अब अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट आपको इधर देखने को मिलेगा। सैलरी देने के टाइम पे टीडीएस काट के सैलरी दिया जाएगा, कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर, मतलब पेई हो जाएगा जिसका काटा जाएगा, और पेयर जो है दैट इज जो एम्प्लॉयर है वो काट के जमा करेगा, सिंपल, ठीक है। फिर बाद में जो पेई है ना, वो उसको यूज कर सकता है टोटल इनकम के अंदर, वो मैं आपको टोटल इनकम कैलकुलेशंस कराने के टाइम पे कंप्लीट क्वेश्चंस में ही नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप फटाफट एक बार देख लो 192A के अंदर क्या आता है? प्री मैच्योर विथड्रॉल। प्री मैच्योर विथड्रॉल मतलब मैच्योरिटी का टाइम नहीं आया, बट अगर आप कोई अमाउंट उठा लेते हो
फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कहाँ से? ईपीएफ से। अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मैच्योर होने से पहले कोई अमाउंट उठा लेते हो तो वो अमाउंट में भी टीडीएस लग जाता है। पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट कितना है? कितना? मैक्सिमम अप टू 50,000 तक आपका लिमिट है। 50,000 इक्वल या उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, 50,000 से ज्यादा या उससे इक्वल हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 हो जाए तो फिर उसमें टैक्स लग जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 तो उसमें टीडीएस लग जाएगा। कौन है सर? ट्रस्टी ऑफ द ईपीएफ स्कीम और एनी ऑथराइज्ड पर्सन अंडर द स्कीम। कौन पेयर हो जाएगा? किसको पे करना है? पे तो करना है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, और पेयर कौन हो जाएगा? ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर ट्रस्टी ने ईपीएफ स्कीम को बना के रखा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को चलाने वाले वही काटेगा, ठीक है। नॉर्मल केस में एम्प्लॉयर का जो भी ऑथराइज्ड कॉन्सेप्ट में बना हुआ है प्रोविडेंट फंड का, बोलो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है आजकल। 50,000 से ज्यादा के जाए तो फिर प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उस पर आपका टीडीएस लगेगा। सर रेट कितना है? याद रखिए सर 10%। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस सब के लिए बड़ा ही पॉपुलर माना जाता है। इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश पैन, अगर पैन फर्निश करने में अगर फेलियर होते हो, टीडीएस एट द रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तब टीडीएस मैक्सिमम मार्जिनल रेट में जाएगा। ये मार्जिनल रेट क्या है मैं प्रैक्टिकल कराने के टाइम पे आपको बताऊंगा, बट नॉर्मल रेट क्या है सर? 10%। अगर पैन टीडीएस, अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हो तो टीडीएस रेट और बढ़ जाएगा, तो वो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा मैं तब बताऊंगा। अच्छा, टाइम ऑफ डिडक्शन में कब होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टाइम ऑफ डिडक्शन कब होगा सर? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट होगा उस टाइम पे, मतलब जब विड्रॉल होगा उस टाइम पे, मतलब प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी जब पेमेंट करेगा उस टाइम पे काट लेगा। 192A। अरे सर बोलो, आप लोग समझ में आ रहा है टीडीएस का खेल? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ओके सर। 193 क्या बताते हैं? 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में बात करता है। सर बड़ा ही पॉपुलर पॉइंट है, बड़ा पॉपुलर पॉइंट है, आपको बहुत जगह में ये पॉइंट दिखेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रेटर देन ₹10,000 in a financial year, greater than 10,000 in a financial year, in case of interest on 8% savings, in case of interest on 8% savings, टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 का कोई टैक्सेबल बॉन्ड है जिसमें रेट है 7.75%, ठीक है। टैक्सेबल मतलब बॉन्ड, सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड 2018, ठीक है, कुछ ऐसे बॉन्ड भी बना है सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड जो 2018 में आया है, उसके लिए भी अमाउंट कितना है? 10,000 से ज्यादा। केस ऑफ इंटरेस्ट 8% सेविंग्स, 7.75% बॉन्ड के लिए। इस तरह के 2008 का कोई बॉन्ड आया था, उसके लिए भी टीडीएस एप्लीकेबल गवर्नमेंट ने करवाया था। तो वो जो भी अमाउंट यहाँ बता रहा है सर, अगर अमाउंट जो है वो 10,000 से ज्यादा है, कितना थ्रेशोल्ड लिमिट कितना? अगर 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काट के ही पेमेंट मिलेगा। ये सेक्शन 193 में एकदम बोल के रखा था, ठीक है सर। कौन काटेगा सर? एकदम एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कौन? एनी रेसिडेंट, बेसिकली जिसने इन्वेस्ट किया था इस तरह का सेविंग्स में या फिर बॉन्ड पे, उनके थ्रू से काटा जाएगा। सर रेट कितना है? 10%। सर लेकिन रेट में थोड़ा सा डिस्काउंट है, किसके लिए? 7.5%। अगर किसी ने 14 मई 2020 से लेके 31 मई 2021 के अंदर ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज उनको मिला है, तो उनके लिए 10% का रेट 7.5% लगा। 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का है, तो उस केस में 10% का रेट 7.5% डिस्काउंट कर दिया गया था, ठीक है। ये हो सकता है कोरोना के कारण भी क्या हो, बट दिस इज दी टीडीएस रेट। कब काटा जाएगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम, जब उन इनकम उसको क्रेडिट होता है, मतलब जब मतलब इंटरेस्ट उनके अकाउंट में आता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जब उनके अकाउंट में आते हैं तब उस टाइम पे, या बॉन्ड जब उनको रिडीम किया जाता है टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है, मतलब जिस टाइम पे वो विड्रॉल करते हैं या फिर जिस टाइम पे अकाउंट में क्रेडिट शो करते हैं, जिस टाइम पे अकाउंट में क्रेडिट शो करते हैं, इनमें से किसी भी एक केस में ऐसा हो सकता है। ओके अच्छा, तुम लोग एक सेकेंड होल्ड करो ना, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं 2 सेकेंड में मैम को फोन देके आता हूँ। एक सेकेंड सर।
हेलो सर, आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। हाँ ओके सर। सर, देखो तो समझ में आ रहा है ना सर? 193 समझ में आया आप लोगों को? अभी 193 में अभी भी खेल बाकी है, बट 193 का ये वाला खेल समझ में आ गया ना कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में किस तरह से टीडीएस का रेट काम करता है और कब कितना ऑफर गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारा बॉन्ड मार्केट में लाते हैं और उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के कारण गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम करके रखते हैं। ठीक है, टीडीएस को कम कर देते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए। यहाँ पर एक खेल वाला बोला गया सर, ग्रेटर देन 5000 के केस में भी टीडीएस का लिमिट रखा गया है। पहले वाला केस में 10,000 तक का लिमिट था, ये भी 193 के अंदर ही है। ठीक है, 193 के अंदर ही है। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड ए कंपनी, इशूड बाय ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, पेड और क्रेडिटेड टू ए रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। किसको मिलेगा? किसी इंडिविजुअल को मिल सकता है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिल सकता है बाय एन अकाउंट पे चेक, बाय एन अकाउंट पे चेक के थ्रू से। ठीक है, नो थ्रेशोल्ड लिमिट इन एनी अदर केस, बट बाकी किसी भी केस में कोई लिमिट नहीं है, जितना होगा जितना होगा उसमें पूरा का पूरा अमाउंट में डालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो साहब? Whichever is earlier, तो इस केस में टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या है? Whichever is earlier means, जस्ट रुको सर मैं बताता हूँ। Whichever is earlier means वही वाला सेम टू सेम, इसके लिए भी जो बात है वही, मतलब इसके लिए 10,000 था जो सेविंग्स में था, 8% सेविंग्स में था, बॉन्ड में था। ठीक है, वो एनी रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल हो रहा था, इसमें रेट 10% हो रहा था, इसमें भी रेट वही है। रेट यहाँ पर भी 5,000 से ज्यादा होने से ही यहाँ पर भी रेट 10% ही रहेगा। बट सर किस टाइम पे वो टीडीएस काटा जाएगा इसके बारे में क्या कहते हैं सर? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। दोनों केस में, चाहे 10,000 का लिमिट का केस हो या 5,000 का लिमिट का केस हो। सर 5,000 और 10,000 लिमिट में फर्क क्या है आप लोगों को समझ में आया? ये 10,000 और 5,000 का लिमिट में डिफरेंस क्या है, कुछ समझ में आया सर आप लोगों को? हेलो बोलो सर, 10,000 और 5,000 में क्या फर्क है मेन? अरे बोलो सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या? डाउट हो तो पूछ लो सर। मतलब 5,000 होगा अकाउंट पे ही चेक से? नहीं सर, 5,000 होगा अकाउंट पे ही चेक नहीं, कुछ और भी पॉइंट है। अगर 5,000 से ज्यादा का पेमेंट हो रहा है, मतलब विद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो रहा है इन फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इशूड बाय ए कंपनी, गवर्नमेंट वगैरह नहीं, इशूड बाय ए कंपनी, डिवेंचर का बात कर रहे हैं ना, इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब पब्लिक उस कंपनी के साथ किसी भी तरह का शेयर्स वगैरह में कनेक्टेड हो। ठीक है, या फिर उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कंपनी में कुछ 20% के आसपास का शेयर होल्डिंग होता है किसी का। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी ने मार्केट में सिक्योरिटीज या डिवेंचर इशू किया और उस कंपनी में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है और आपको उस पर्टिकुलर कंपनी से डिवेंचर इंटरेस्ट के थ्रू से 5,000 से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और वो जो पेमेंट आपको किया जा रहा है ना, वो किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी एचयूएफ जो एंटिटी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली जो माना जाता है, और इंडिविजुअल का जो केस है अगर किसी को भी मिलता है, वो भी वो अगर अकाउंट पे ही चेक के थ्रू से मिलता है तो जाके आपको टैक्स काट के ही, और वो अकाउंट पे चेक से ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में भी आपको टीडीएस काटा जाएगा। आपका टीडीएस रेट तो वही है। ठीक है, टीडीएस रेट तो 10% का ही है, 7.5% सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है कि अगर 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में हुआ है तो। और कब काटा जाएगा? जब अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये अमाउंट जब अकाउंट में क्रेडिट होगा या फिर जब पेमेंट होगा। अकाउंट में क्रेडिट होना या पेमेंट होना, व्हिचएवर इज अर्लियर। दिस इज 193, दिस इज 193। मतलब देखो ये वाला केस, देखो 10,000 का केस किसके लिए बोला है? 10,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग्स टैक्सेबल, बॉन्ड्स 2003 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल, बॉन्ड 2018। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में मैं आप लोगों को एक लिस्ट बार बार दिखाता रहता हूँ, बहुत बार इससे पहले भी दिखाया। एनएसी बॉन्ड बोल के, जस्ट अ सेकेंड, बॉन्ड मार्केट इन इंडिया में जाना है, एनएसी के साइड में बस विजिट करना है। एनएसी के साइड में विजिट किया मैंने
और आप यहाँ पर बॉन्ड देख सकते हो सब, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड सब दिखेगा। जस्ट लुक हियर, जस्ट लुक हियर, बॉन्ड दिख रहा है सर, बॉन्ड आप लोगों को जो मैं शो कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। यस ना? है ना? जस्ट लुक हियर सर, यहाँ पर किसी कारण से ओपन नहीं हो रहा है सर, मे बी नेट स्लो है या मिला सर। ये देखो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो रेगुलर है, टैक्स फ्री है। रेगुलर मतलब क्या? रेगुलर मतलब उसमें टैक्स लगेगा, और जहां पर टैक्स फ्री है, जैसे नाबार्ड का ये बॉन्ड देख रहे हैं सर, नाबार्ड का इस बॉन्ड में टैक्स फ्री है, लिखा है ना टैक्स फ्री बोल के, दिखाई दे रहा है। और रेगुलर मतलब उसमें टैक्स आ जाएगा, जैसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये तो गवर्नमेंट कंपनी का है, ठीक है, तो ये रेगुलर में आ गया। प्राइवेट कंपनीज भी आपको इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दिख रहा है, इसका भी है बॉन्ड, इंडिया बुल हाउसिंग। प्रिया बोल रहे थे उस दिन स्टॉक मार्केट क्लास में इंडिया बुल हाउसिंग के बारे में, ठीक है, इसका बॉन्ड है सर, शेयर नहीं है, दिस इज बॉन्ड। हाँ प्रिया बोलो क्या बोल रहे हो? वो सर कुछ नहीं, उस दिन पूछा था वही बोल रही थी। हाँ, इसका बॉन्ड है, ठीक है, शेयर नहीं है ये। तो अगर किसी कंपनी में, सपोज मानो कि प्रिया का इंडिया बुल हाउसिंग में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब शेयर होल्ड कर रहा है, 20% के आसपास का शेयर होल्डिंग है, और फिर कंपनी ने डिबेंचर भी इशू किया और 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट भी पेमेंट कर रहा है, वो भी अकाउंट पे चेक के थ्रू से कर रहा है, तो इस केस में उसको क्या हो जाएगा, प्रिया को TDS काटना पड़ेगा, मतलब प्रिया का TDS काटेगा, जो भी अथॉरिटी है वो TDS काट के ही पेमेंट करेगा। तो यही सिंपल बात किया गया है सर, एक 10,000 का लिमिट किया गया और एक 5,000 का लिमिट किया गया। 10,000 से ज्यादा हो, 5,000 से ज्यादा हो, TDS काट के ही पेमेंट होगा। दिस इज अबाउट सेक्शन 193। तो इस तरह से 192, 192A, 193 क्लियर हो रहा है ना सर, कि क्या है TDS का कॉन्सेप्ट, कि किस किस केस में कब कब क्यों क्यों काटा जा रहा है TDS। हाँ सर, किस किस केस में कब कब क्यों क्यों किसके थ्रू से काटा जा रहा है TDS। TDS एक सिंपल है, टैक्स ही है, बस पहले काट लेता है, और अगर पहले काट लेता है तो बाद में पेमेंट करने के टाइम पे माइनस भी करने का मौका मिलता है। पहले काट लेता है तो बाद में पेमेंट के टाइम पे माइनस करने का भी मौका मिलता है। जब टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है उस टाइम पे अगर एडवांस टैक्स में कुछ भी रहेगा, TDS में कुछ भी रहेगा, तो वो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये पहले काट लेता है क्योंकि सर कोई हाँ बोलो सर। व्हीकल ये सब खरीदता है तब उसको भी तो देना पड़ता है ना? किसको किसको? मतलब कोई व्हीकल कोई खरीदता है तो कोई मोटर हाँ बाइक। सर, हाँ मोटर बाइक्स वगैरह में भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर, देखो तो ना बहुत। वो कैसे अपना टैक्स लेगा अगर उसका इनकम स्लैब से पार ही नहीं हुआ, तो 2.5 से पार ही नहीं हुआ तो? नहीं, वो तो सिर्फ नॉर्मल केस में है सर, 2.5 का केस तो नॉर्मल केस है, वो सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। ये तो 192 है, ये जो लिमिट है ये तो सिर्फ सैलरीड पर्सन है, अगर आपका सिर्फ सैलरी इनकम होता है तभी जाके ये वाला TDS। तो वो तो जो किसी कंपनी में काम करता है वो तो पता चल ही जाता है ना, लेकिन बाकी तो ये सब केस तो अलग है। ये EPF का केस बोलो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोलो, इसके साथ तो इनकम का कोई कनेक्शन नहीं है, इसके साथ बेसिक लिमिट का तो कोई कनेक्शन नहीं है। नो सर, मतलब इन जनरल कि किसी का इनकम उतना पार भी नहीं हो रहा है फिर भी वो टैक्स दे रहा है, तो फिर TDS तो एक डायरेक्ट टैक्स ही तो हुआ ना? TDS डायरेक्ट टैक्स है, हाँ ऑब्वियसली TDS डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट तो समझ में आता है, वो तो देना ही पड़ता है सबको, इनडायरेक्ट तो GST है रिगार्डलेस ऑफ सर। इनकम। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ इनकम, लेकिन इसमें अगर कोई TDS दे दे और उसका इनकम भी ईयरली उतना नहीं है तो फिर अगर देखो दो केस होता है, अगर सैलरीड पर्सन है तो उसका, अगर सैलरीड पर्सन है, सपोज मान तो किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, तो तू चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तेरा कितना सैलरीड के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो पता चलता है ना, तो फिर तेरा TDS क्यों काटेगा? प्रोफेशनल टैक्स काट सकता है, वो अलग होता है, एक प्रोफेशनल टैक्स होता है वो अलग होता है, बट TDS क्यों काटेगा? अगर तेरा लिमिट क्रॉस नहीं करता तो TDS तो काटने का कोई मतलब नहीं है। हाँ तो समझ रहा है, लेकिन बाकी केस हो सकता है ना, प्री मैच्योर विथड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो सकता है। चौथा तेरे को समझ आ रहा है? हाँ तो था बोल, চৌথার আওয়াজ পাচ্ছি না স্যার। অনেক সময় তো সেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, অনেক সময় তো স্যার মানে থ্রেশহোল্ড লিমিটের বাইরে না গেলেও TDS केटे নেয়, পরে नील रिटर्न फाइल করলে রিফান্ড করে দেয়। हाँ वो तो होता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर फिर भी काट हाँ लेता सर, है, वही मतलब ठीक है, अगर फिर वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर मानो कि तुमसे काट लिया, ठीक है, तुम्हारा लिमिट समझ में नहीं आ रहा है,
तो फिर बाद में जब तुम रिटर्न फाइल करते हो ना तो तुम्हें तब रिफंड मिलेगा। ये तो है, ये तो हर केस में है, पहले काट लेगा हाँ फिर सर, मतलब उसके। इसी का हाँ ही बोलो। था जब ITR वो करा रहे थे ना, इसमें हाँ हाँ था हाँ, एक पॉइंट में बोला तो मुझे समझ में नहीं आया था ठीक से अच्छा अब समझ में आ रहा कि है। जिसका टैक्सेबल नहीं है अगर वो किसी कारण से दे भी दिया तो उसका भी फाइल कर सकता है रिटर्न, हाँ रिटर्न, नील पैसा रिटर्न, वापस लेने के लिए। आप सबको ही रिटर्न फाइल कर सकते हो, किसी कोई इनकम नहीं है फिर भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। हाँ मतलब मुझे यही पूछना था, यही समझ नहीं आया था। नील रिटर्न फाइल कर लो सर, सुविधा है। सर क्या बात करते हो सर, अभी से अगर आप जितना पुराना आपका टैक्स फाइलिंग होगा ना आपको बाद में उतना बेनिफिट मिलेगा। सीरियसली मजाक नहीं कर रहे हैं। सर सच्ची में ऐसा होता है? हाँ वो लोग करवाया, मुझे समझ नहीं आया क्यों। एकदम सच में होता है, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट लोग जो पहले का है वो लोग सब कोई इनकम नहीं था, 2-3 साल पुराना बात कर रहा हूँ, सब कोई टैक्स पढ़ने के बाद रिटर्न फाइल करना चालू कर दिया, क्योंकि जब उनको पता चला कि बेनिफिट क्या है रिटर्न फाइल करने का, तो वो लोग सब कोई पागल हो गया सुन के कि भाई रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। नील रिटर्न फाइल किया, अपना एक इनकम शो किया, ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिस चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह है उनके पास गया, उनसे साइन वाइन करवा के सारा का सारा सबमिट भी कर दिया, ठीक है, बिजनेस शो कर दिया, सैलरी तो है नहीं, सैलरी के लिए अलग होता है, बिजनेस इनकम दिखा के वो रिटर्न फाइल कर दिया। अब रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या सुविधा हो गया कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्कैनर में आ जाता है, IT डिपार्टमेंट के स्कैनर में आ जाता है। अब देखो सपोज आपका एज अभी 18 है, ठीक है, कल आप 19 के होंगे, कल आप 20 के होंगे, परसों आप 24 के हो जाएंगे। अब मानो कि धीरे धीरे अपना टैक्स फाइल बढ़ाओ, मतलब कभी आप नील रिटर्न फाइल किए, फिर आप कभी बोलोगे ठीक है 300 टका टैक्स दे देंगे। अब 300 टका टैक्स मतलब आपका एनुअल इनकम ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास जा रहा है। आप बता समझ रहे हो सर, ऑलमोस्ट 3 लाख, 2.5 लाख तक तो नील है ही। अगर आप चाहते हो कि आपका एनुअल इनकम आप 3 लाख एटलीस्ट शो करना चाहते हो तो आप शो करो। अब इसमें क्या है ना, जब आपको बाद में किसी कारण से किसी तरह का लोन वगैरह चाहिए होगा ना, किसी तरह का प्रोजेक्ट के कारण आपको कोई भी तरह का प्रोजेक्ट सैंक्शन चाहिए, तो ये सभी केस में ना आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके पास इनकम टैक्स फाइल है, स्पेशली फॉर बिजनेस पर्सनालिटीज। जो लोग बीपी के थ्रू से करते हैं ना, सैलरीड पर्सन का ठीक है, उनको अलग कॉन्सेप्ट मिल जाता है क्योंकि उनका इनकम का श्योरिटी मिल जाता है, बट जो बिजनेस इनकम करते हैं ना उनके लिए रिटर्न फाइलिंग बहुत जरूरी होता है। इवन अगर आप एक सिंपल प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे उस केस में बोलेगा रिटर्न फाइल वगैरह है तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा। सुने होंगे आप लोग ऐसे, सुने कि नहीं सुने? हाँ हाँ सर। सर, और सर अब क्या मैंडेटरी कर दिया कि अभी आधार लिंक होना चाहिए पैन से तभी ITR फाइल कर सकते हाँ वो तो ऑब्वियसली, आधार जब तक लिंक नहीं होगा तब तक तो आजकल कुछ नहीं होता सर आधार और पैन लिंक नहीं होगा तो आजकल कुछ भी काम नहीं होता प्रॉपर वे में, ठीक है, आप डीमैट नहीं खोल सकते, आप IT फाइल नहीं कर सकते, सब कुछ मैंडेटरी हो गया सर। एग्जैक्टली समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से हर चीज 194। ओके आगे बढ़ सकते हैं ना सर, बोलो। हाँ सर। 194 में ओके, डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बाद में आ गए डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। आप कंपनी में प्रेफरेंस शेयर लेते हो और कंपनी जब आपको प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करता है, रिडेम्पशन करता है, तब आपसे TDS काट के पेमेंट करेगा। तो कितने अमाउंट का डिविडेंड के लिए है? ग्रेटर देन 5,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ डिविडेंड पेड और क्रेडिटेड टू एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर बाय एन मोड अदर देन कैश, कैश छोड़ के। हाँ अच्छा, नो थ्रेशोल्ड इन एनी अदर केस, बाकी किसी केस में कोई लिमिट नहीं है, अगर कैश वगैरह भी हो जाए तो कोई लिमिट नहीं है, कैश में तो पूरा कोई लिमिट का बात नहीं है, अगर 1 टका भी होगा तो भी पूरा का पूरा देना पड़ेगा। समझ रहे हो सर, अगर 1 टका भी डिविडेंड देगा तो भी पूरा का पूरा अमाउंट का जमा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहे सर अगर अदर देन कैश होगा तो फिर 5,000 से ज्यादा होगा तो ठीक है, तो TDS काटेगा, बट बाकी केस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, 5,000 छोड़ो 1 रुपी भी होगा तो भी TDS के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, 1,000 भी होगा तो भी, जो भी हो, समझ गए ना। बेसिकली कैश ट्रांजैक्शंस में ये सब चीजें हमेशा हमें डिमोटिवेट करता है कि भाई कैश में मत करो, हाँ सारा का सारा डिटेल्स आप ऑनलाइन में करो या फिर बैंक मोड में करो, सिंपल बात है। प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी, कौन पेयर होगा? प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, और शेयर होल्डर कौन होगा सर? रेजिडेंट शेयर होल्डर, ठीक है। रेट कितना है सर? 10%, ये पॉपुलर रेट है सर TDS का। 7.5% का मौका मिला था सर 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में 7.5% का मौका दिया था। बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाई, कब होगा, कब काटेगा? बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाई एनी मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड
और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे काटा जाएगा इन सिंपल, ठीक है, पेमेंट के टाइम पे या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। कंपनी डिविडेंड देता है ना, जिनका भी शेयर मार्केट में अकाउंट है सबको पूछो, ठीक है, जैसे है यहाँ पर काफी सारे, आई डोंट, मुझे नहीं पता कि सबका है कि नहीं, बट किसी किसी का तो है, वो मुझे पता है। तो कंपनी डिविडेंड देता है सब, तो सबके अकाउंट में क्रेडिट भी होता है, तो उसी टाइम पे या तो कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूट करता है उस टाइम पे काट लेगा, या फिर जब कंपनी अकाउंट में क्रेडिट करेगा उस टाइम पे काटेगा, बस यही फर्क है सर। 194A, 194A, so very another important area, very very important. Interest other than interest on securities, interest other than interest on securities, मतलब securities मतलब तो आप लोग जानते ही हो ना सर, शेयर डिवेंचर सिक्योरिटीज, उसके छोड़ के किसी और तरह का इंटरेस्ट, जैसे 40,000 in a financial year, greater than 40,000 in a financial year, in case of interest credited or paid by, in case interest credited or paid by a banking company, अगर आपको बैंक प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग कंपनी मतलब कोई बैंक जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सिक्योरिटीज नहीं है, बैंक का पैसा सिक्योरिटीज नहीं होता, सिक्योरिटी मतलब डिवेंचर शेयर्स को बोलते हैं। बैंकिंग कंपनी हो सकता है, और कौन हो सकता है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, कौन हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है। Engaged in banking business, post office in any deposit under a notified scheme, in all other above cases if P is a resident senior citizen, P कौन है, किसका काटेगा, सीनियर सिटीजन। टैक्स डिडक्शन लिमिट कितना है, 50,000 से ज्यादा, अगर 50,000 क्रॉस करता है तो उस केस में, तो अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक लिमिट है, बाकी के केस पे 40,000 तक लिमिट है, और ग्रेटर देन 5,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर इन एनी अदर केस, बाकी कोई भी केस हो तो 5,000 से ज्यादा। मतलब सिंपल बात है कि अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी से 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी से 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो इन फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और बाय बैंकिंग कंपनी, अगर कोई बैंक है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई पोस्ट ऑफिस का नोटिफाइड स्कीम है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नोटिफाइड स्कीम है, इन ऑल अबव केसेस इफ पेमेंट पे इज ए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, तब लिमिट 50,000 तक है, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए 40 का लिमिट को 50 कर दिया गया, और अगर बाकी कोई भी केस हो 40-50 छोड़ के, ठीक है, तो 5,000 इन फाइनेंशियल ईयर इन एनी अदर केसेस, मतलब चाहे वो कोऑपरेटिव ना हो, पोस्ट ऑफिस ना हो, बैंकिंग कंपनी ना हो, किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो इस पर्टिकुलर पॉइंट में कवर नहीं हुआ, अगर 5,000 से ज्यादा हो तभी आपका क्या हो जाएगा, 5,000 से ज्यादा होने से ही आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, तो पेयर के बारे में क्या बोला है, देखो पेयर के बारे में क्या बोला है, ध्यान से देख लो एक बार। एनी पर्सन other than an individual or HUF, any person individually HUF नहीं, whose total sales gross receipts or turnover, whose total sales gross receipts or turnover, ठीक है, total sales gross receipts or turnover of business और profession, business and profession का total sales हो, gross receipt हो या turnover हो, exceeds 1 crore in case of business, वन बिजनेस के केस में 1 करोड़ और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर कोई प्रोफेशनल्स है, ठीक है, तो 50 लाख, और अगर बिजनेस है तो टर्नओवर में 1 करोड़, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, रिस्पांसिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज मतलब डिवेंचर शेयर्स छोड़ के बाकी किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट किसी को भी कोई करता है, कौन, ये लोग जो बिजनेस करता है, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करता है, ठीक है, जो प्रोफेशन संभालते हैं, 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसीव करते हैं, वो किसी को भी कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता है, ठीक है, इनके केस में उसको हम लोग बोलेंगे कि इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है, उसमें देखना पड़ेगा, अगर बैंकिंग कंपनी है तो 40,000 तक छूट है, 40,000 के ऊपर जाएगा तो टीडीएस काटेगा, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या पोस्ट ऑफिस नोटिफाइड स्कीम है, कोई सीनियर सिटीजन के केस में 40,000 का लिमिट 50 तक हो जाता है, बाकी किसी भी केस में 5,000 से ज्यादा जाने से ही, 5,000 क्रॉस करने से ही आपको करना पड़ेगा। किसके लिए, किससे काटा जाएगा, एनी रेसिडेंट जो भी इंटरेस्ट लेगा बेसिकली। द रेट सेम टू सेम 10%, 7.5% फॉर द पीरियड 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021। कब होगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, ये कॉमन पॉइंट है सर, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, है ना सर, कॉमन पॉइंट लग रहा है ना, ये तो हर चीज में कॉमन पॉइंट है। बोलो सर 194 क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट हो तो पूछ लो। 194A सॉरी
194A क्लियर है कि नहीं? कोई सवाल हो तो कर लो सर, 194A के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए, बोलो सर। 194A क्लियर है दादा। रोशनी ने हाँ बोला, नंदिनी, विशाल, प्रीति, बोलो सर। हाँ सर। ओके सर, याद रखना होगा सर ये सब चीजें, थोड़ा सा आपको, आप लोग लॉ वगैरह भी पढ़ते हो तो वहां पर भी आपको ये सब चीजें का जो भी मतलब वगैरह है वो भी क्लियर हो रहा है, तो याद रखना तो पड़ेगा सर। 194B, now what is 194B? What is 194B sir? Sir, winning from any lottery, crossword puzzle और कार्ड गेम और अदर गेम और एनी शॉट, ठीक है, बेसिकली ये सब गेम्स के बारे में बात हो रहा है। अगर ग्रेटर देन 10,000 का है, कितने का है सर? ग्रेटर देन 10,000 का, कितना टीडीएस काटोगे? कितना टीडीएस काटोगे सर? 30%, ये तो जानते हैं ना सर, इनके केस में तो 30%, ये तो हम लोग अदर सोर्स में भी पढ़ चुके हैं, है ना, ये तो अदर सोर्स में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इट्स अ वेरी पॉपुलर पॉइंट। एक सेकेंड सर, लगा पारे हमें जानी ना तो बुद्धि लगाना कॉलेज যেতে পারছিস না তুই, আমার পিডিএফটা নষ্ট করিস না, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। দিয়ে দিবি। ओके सर, तो ये था 194B एट द टाइम ऑफ पेमेंट सर, ठीक है। 194B तो क्लियर है सर, एकदम सिंपल था सर। 194B भी देख लो, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस सर, मतलब 10,000 तक का है तो कोई टीडीएस नहीं काटेगा, ठीक है, 10,000 तक का लिमिट बांध दिया। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,000 तक है तो ठीक है, ज्यादा में जाएगा तो फिर हो जाएगा। अच्छा सर, ये चीज आपने बोला नहीं, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ सच विनिंग्स, और किससे काटेगा? एनी पर्सन से। और हॉर्स रेस के केस में बुक मेकर और ए पर्सन होल्डिंग लाइसेंस फॉर हॉर्स रेसिंग और फॉर अरेंजिंग फॉर वेजरिंग, मतलब हॉर्स रेस में जो वेजरिंग होता है ना, हॉर्स रेस में वेजरिंग होता है ना सर, कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, जॉकी में पैसा लगाते हैं ना सर, रेस हॉर्स में। हाँ सर, हाँ, तो एग्जैक्टली जॉकी में पैसा लगाना तो एग्जैक्टली वेजरिंग है। वेजरिंग मतलब समझते हो ना, कि मतलब जो एक अनसर्टेन इवेंट्स है जिसके बारे में श्योरिटी से कुछ कहना मुश्किल है, जैसे आज बारिश होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कितने बजे बारिश होगा, अगर मानो कि मैं बोलता हूँ कि 12 बजे बारिश होगा या 1 बजे बारिश होगा या 2 बजे बारिश होगा, आप बोलते हो नहीं 2 बजे नहीं होगा, तो मैं बोलता हूँ कि अगर बारिश हुआ तो तुम मुझे 500 देना, मैं तुम बोलते हो कि सर अगर नहीं हुआ तो फिर आप मुझे 500 देना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेजरिंग, ठीक है। तो वेजरिंग लाइसेंस वगैरह होता है उनके पास, तो वो जो लाइसेंस होल्डर है वही कर सकते हैं, तो वही टीडीएस काटेगा, और कौन काटेगा सर, ठीक है। तो ये है 194BB का केस, 194BB का केस। इसमें भी रेट 30% ही है, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जिस टाइम पे आपको पेमेंट किया जाएगा उसी टाइम पे टीडीएस काट के ही पेमेंट होगा, अगर 10,000 से ज्यादा का हॉर्स रेस से विनिंग है आपका तो, ठीक है। सिमिलरली बेटिंग इन एनी रेस कोर्स, ओके, रेस कोर्स तो आपको मैंने बता ही दिया, और इसके पहले रेस कोर्स के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, तो फिर से रेस कोर्स दिखाने का जरूरत नहीं है मुझे लगता है। 194C सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अरे बाप रे, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सेक्शन है सर। 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने के टाइम पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन सर क्या केस है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का केस, ध्यान से सुनिएगा सर। सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड ग्रेटर देन 30,000, अगर सिंगल सम क्रेडिट होता है या पे होता है 30,000 से ज्यादा, और द एग्रीगेट ऑफ सम्स क्रेडिटेड और पेड टू ए कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल एचयूएफ नीड नॉट डिडक्ट टैक्स where sum is credited or paid exclusively for personal purpose. Individual or HUF need not deduct tax where sum is credited or paid exclusively for personal purpose. सर कौन काटता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट देने के टाइम पे ये बात होता है।
Suppose central or state government, local authority, central state principal provisional corporations, company, firm, trust, registered society, cooperative society, university established under central state, provisional act declared university under UGC Act, government of foreign state or a foreign enterprise, ठीक है. इंडिविजुअल HUF उस टोटल सेल्स. अच्छा, इंडिविजुअल के केस में लिमिट है कि अगर उसका बेसिकली सेल अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीव 50 लाख से ज्यादा है, तभी जाके वो टीडीएस काट सकता है कॉन्ट्रैक्टर से. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से टीडीएस. अगर इंडिविजुअल HUF के केस में अगर उनका लिमिट 1 करोड़ से क्रॉस होता है, ठीक है, टर्नओवर का लिमिट 1 करोड़ से क्रॉस होगा. ग्रॉस रिसिप्ट के केस में, प्रोफेशनल के केस में लाइक चार्टर्ड, CA में प्रैक्टिस, लॉयर, ठीक है, प्रैक्टिसिंग टीचर, उनके केस में भी हो सकता है किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने के टाइम पे. बट सर प्रोफेशनल के केस में 50 लाख का एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट अगर है तभी जाके वो काट सकता है. बाकी कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देख लिया, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट देने के टाइम पे जब पेमेंट करेगा ना, तो टैक्स काट के पेमेंट करेगा. और किस क्या रेट है वो रेट तो मैं आपको अभी बताता हूँ. बट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सर कॉन्ट्रैक्ट में काम दिया जाता है कि नहीं. सपोज मानो कि रोड बनेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाने का पेमेंट मिलता है. अरे आपके घर के अगल बगल में जब रोड वगैरह बनता है तो किसी ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट तो मिलता होगा. हाँ सर, हाँ सर, एग्जैक्टली उसी को पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर. आपके कॉलेज में कुछ बिल्डिंग बनेगा, वो भी तो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को ही पेमेंट मिला है. तो एग्जैक्टली जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं, इसको हम लोग कॉस्टिंग वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी करते होंगे. हाँ सर, हाँ सर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी करते होंगे. वो भी फेमस कॉस्टिंग है सर, बड़ा ही फेमस कॉस्टिंग है. तो किससे काटा जाएगा? एनी रेसिडेंट. पेई कौन होगा? एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर. लेबर का सप्लाई भी करते हैं उनके लिए, उनसे भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह में लेबर सप्लाई करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं. ऐसे आसपास में बहुत दिखेगा सर. ठीक है सर. रेट क्या है सर? 1% का रेट है. रिसेंटली 0.75% हुआ था. अच्छा, अब सम पेड और क्रेडिटेड इफ द पे इज एन इंडिविजुअल और HUF. नॉर्मल रेट 1% है. क्रेडिटेड इफ द पे इज एन इंडिविजुअल और HUF. सर अगर 2% है, कब 2%? 1.5% भी हो सकता है. ऑफ द सम पेड और क्रेडिटेड इफ द पे इज एनी अदर पर्सन. मतलब इंडिविजुअल HUF छोड़ के. पर्सन मतलब एज पर इनकम टैक्स का पर्सन, मतलब कोई कंपनी है, फार्म है, इनके लिए 2% है. ठीक है, AOP है, BOI है. बट इंडिविजुअल एंड HUF के लिए 1%. 1% 0.75 भी हो सकता है और 2% 1.5% भी हो सकता है. सर कब हो सकता है वो तो मैं आपको बताता हूँ. The rate 0.75 and 1.5 are the period from, आपको समझ ही गए होंगे सर, 14 मई 2020 से लेके 31 मई 2021 तक एप्लीकेबल हुआ करता था. मतलब बेसिकली ये कोविड पीरियड के लिए लाया गया था. ये TDS का जो रेट को कम करके डिस्काउंट किया गया था. आई होप यू अंडरस्टैंड सर. कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. या तो अकाउंट में क्रेडिट करने के टाइम पे, मतलब ड्यू करने के टाइम पे, या तो पेमेंट करने के टाइम पे. जो पहले होगा उसी टाइम पे ये अमाउंट को काटा जाएगा. मतलब ये TDS अमाउंट को डिडक्ट किया जाएगा. 194C कॉन्ट्रैक्टर को TDS के पेमेंट के बारे में बात कहता है. बोलो सर, 194C कॉन्ट्रैक्टर का केस याद रहेगा? हाँ सर, याद रहे सर. सिंगल सम क्रेडिटेड एट ए टाइम में 30,000 से ज्यादा हो तो हो जाएगा. एट ए टाइम 30,000 सिंगल सम क्रेडिटेड. अगर एट ए टाइम 30,000 से ज्यादा अमाउंट क्रेडिट होता है, अगर सिंगल टाइम पे 30,000 से ज्यादा अमाउंट क्रेडिट होता है तो भी TDS काटोगे. और एग्रीगेट ऑफ सम्स क्रेडिटेड और पेड टू ए कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा होगा तो भी TDS काटना पड़ेगा. तो लिमिट याद रखिएगा. सिंगल पेमेंट अगर 30,000 से ज्यादा हुआ तो, और एग्रीगेट एनुअल पेमेंट में 1 लाख से ज्यादा हुआ तो TDS काटना पड़ेगा. उससे कम होगा तो नॉट मैंडेटरी. समझ आया सर? बोलो सर. 194C एनी डाउट सर? नो सर. ओके सर. 194D फटाफट देख लो सर. इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलता है ना. हाँ सर, ग्रेटर देन 15,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर. 15,000 से ज्यादा का कमीशन मिले तो TDS काट के पेमेंट मिलेगा. ठीक है. एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम, कौन काटेगा? बाई वे ऑफ रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस. LIC में जो इंश्योरेंस एजेंट है, या फिर बहुत सारे SBI लाइफ, HDFC लाइफ, बहुत सारे कंपनी है ना, सभी के इंश्योरेंस एजेंट हम लोग देखते हैं, हर जगह में घूमते रहते हैं. इंश्योरेंस एजेंट तो मतलब हर सोसाइटी में मिलेगा आपको. हाँ सर, और बहुत इंटरेस्टिंग काम भी है. हाँ सर, खुद का बॉस
हैं, ऐसे LIC का एडवर्टाइजमेंट बढ़िया आता है सर। हाँ, बी योर ओन बॉस। हाँ सर, ऐसा ऐड आता है कि नहीं आता? हाँ सर। है ना सर? बी योर ओन बॉस, तो आप लोग भी चालू हो जाओ अगर अभी तक चालू नहीं किए। अच्छा बिजनेस है सर, तो लोगों से इंश्योरेंस करवाओ और कमीशन लो। 1,500 15,000 से ज्यादा अगर कमीशन मिले आपको, ठीक है, तो वो जो भी पर्टिकुलर बिजनेस है, मतलब जिनका भी बिजनेस है, चाहे SBI लाइफ, LIC जो भी है, ठीक है, आपसे 15,000 देने के टाइम पे TDS काटेगा। रेट क्या है सर? 5%। सर रिसेंटली 3.75 चल रहा था 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ये रेट किया गया था सर। At the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment whichever is earlier। इसमें और क्या बड़ी बात है। तो ये था 194D कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन, याद रहेगा ना। 194DA, 194DA चलो देख लेते हैं। 194DA, एनी सम अंडर लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, वो इंश्योरेंस था और ये लाइफ इंश्योरेंस है। एनी सम अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर वो इंश्योरेंस कमीशन था और ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख से ज्यादा हो, 1 लाख से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख एंड मोर देन 1 लाख, मोर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट टू ए पेई इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी को भी 1 लाख से ज्यादा अमाउंट पेमेंट हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे, एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम अंडर LIP मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग दी सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, अगर कुछ बोनस भी पेमेंट हो रहा है, सब कुछ मिला जुला के अगर 1 लाख क्रॉस कर जाए, अगर 1 लाख क्रॉस कर जाए, किससे होगा? एनी रेसिडेंट से काटोगे। कितना परसेंटेज? 5%। सर ये 5% का कमीशन रिसेंट पीरियड में 3.75 हुआ है, फ्रॉम 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के अंदर पेमेंट हुआ है। तो सर कब होगा क्रेडिट, मतलब कब काटा जाएगा TDS को? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। दिस इज 194DA। सर आप लोग एक चीज समझ रहे हो ना सर, ये सब बहुत ही पॉपुलर सेक्शंस है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये सब जो भी रेट है या जो भी सेक्शंस है और जो भी लिमिट है बहुत ज्यादा यूजेबल है। नहीं लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर, बहुत ज्यादा यूजेबल सेक्शन नहीं लग रहा है? हाँ डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजेबल है, तो इसलिए इसका यूज आपका वर्किंग लाइफ में बहुत आने वाला है, तो याद रखिएगा। 194E, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन जो इंडिया का नहीं है, बेसिकली बाहर से खेलने के लिए आते हैं, IPL वगैरह खेलने के लिए आते हैं। हाँ सर एकदम ठीक है। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट, बेसिकली BCCI जब पेमेंट करता है तो BCCI का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। हाँ सर। अच्छा, और एक चीज देख लो, एसोसिएशन ऑफ इनकम रेफर टू इन सेक्शन 115 BBA, ठीक है। ये 115 BBA का खेल मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये 115 BBA क्या है, बट बेसिकली अभी इतना याद रख लो कि 194E दैट इज नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन इंक्लूडिंग एन एथलीट, इंक्लूडिंग एन एथलीट, हाँ एथलीट भी हो सकता है, और entertainer including athlete or entertainer who is not a citizen of India or non-resident sports association or institutions। वो एसोसिएशन भी हो सकता है या इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, ठीक है। उनसे TDS काट के ही पेमेंट होगा, ठीक है। कितने का TDS था? 20.8% इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब 20% के अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का जो 4% है वो भी काउंट हो जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन का जो 4% है वो भी काउंट हो जाएगा। और इनका मतलब कब काटा जाएगा सर, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल BCCI जब IPL में प्लेयर को पेमेंट करता है तो उस टाइम पे करेगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। तो ये था 194E। अब बात करते हैं सर 194EE में, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, अनदर इंपॉर्टेंट सर, another very important point। 194EE, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम NSS। अगर किसी को भी पेमेंट मिल रहा है 2500 इन फाइनेंशियल ईयर 2000। अच्छा सर एक चीज आप लोगों ने देखा नहीं, ये जो प्लेयर्स का जो पेमेंट था इसमें कोई लिमिट नहीं था, है ना सर। प्लेयर्स ईयर्स के इसका जो एरिया था इसमें कोई लिमिट के बारे में नहीं कहा, जो भी पेमेंट करोगे TDS काटना पड़ेगा, ठीक है। 194EE 2500 इन फाइनेंशियल ईयर नेशनल सेविंग स्कीम में अगर आपको इनकम मिलता है तो जो भी पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर NSS के थ्रू से, नेशनल सेविंग स्कीम के थ्रू से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, अगर आपको 2500 से ज्यादा मिलता है तो TDS काटा जाएगा आपका।
2,500 से ज्यादा। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ से काटा जाएगा नॉर्मली, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। रेट 10% है, पर रिसेंट रेट में 7.5%, 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021। और टाइम कब है सर? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। 194EE क्लियर है सर? अरे बोलो सर बोलो, आप लोगों का हाँ आना जरूरी है कभी कभी मेरे लिए। हाँ सर। ओके सर। 194G, अरे बाप रे बाप सर, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। अरे सर लॉटरी का बिजनेस करोगे? बोंगो लोग की बम्पर, क्या क्या मिलता है सर? अभी क्या चल, रथ यात्रा बम्पर चल रहा था ना अभी, अभी वही चल रहा था। डियर लॉटरी, हाँ क्या लॉटरी? डियर लॉटरी डियर, है दादा। अरे बाप फेमस है, काटिस नहीं लॉटरी टिकट? ना ना रास्ता अच्छा रास्ता देखिए चीज, आई बाप जी लॉटरी टिकट काटो, मेरा किस्मत चेक करना है। अच्छा, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट ग्रेटर देन 15,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर 15,000 से ज्यादा का कमीशन लॉटरी टिकट सेल करके आपको मिल रहा है तो फिर टीटीएस काट के ही पेमेंट मिलेगा आपको। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन और प्राइस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑन लॉटरी टिकट, वही काटेगा। किससे काटेगा? जो लॉटरी का स्टॉक करता है, टिकट का डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब जो रास्ते में हम लोग जिनको देखते हैं ना, दे आर बेसिकली नॉट द लॉटरी कंपनी, दे आर बेसिकली ए पर्सन ऑफ स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, परचेसिंग और सेलिंग लॉटरी टिकट। यही लोग एक्चुअली मतलब जिनको हम रास्ते में देखते हैं उनसे काटा जाएगा। उनको अगर 15,000 से ज्यादा पेमेंट मिलता है, ठीक है, इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो टीडीएस काट के 5% रेट है सर। 3.75 रिसेंट ट्रेंड के लिए चल रहा था। सेम टू सेम टाइम कब काटा जाएगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। सर कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज, अगर 15,000 से ज्यादा कमीशन या ब्रोकरेज किसी को मिलता है उसमें भी टीडीएस कमीशन ऑन ब्रोकरेज के केस में अगर 15,000 से ज्यादा कमीशन या ब्रोकरेज आप किसी को भी पेमेंट करते हो तो टीडीएस काट के पेमेंट करना सर, कमीशन या ब्रोकरेज के केस में। तो इस केस में कमीशन ब्रोकरेज जैसे स्टॉक ब्रोकर भी आ जाएगा, जो लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, लाइक प्रॉपर्टी ब्रोकर है ना सर, जैसे जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में ब्रोकरी करते हैं, बहुत सारा ब्रोकर है, लैंड ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकर, अरेंज मैरिज में होता है ये, सॉरी अरेंज मैरिज ही बोलेंगे ना उसको। अरे ये लोग क्या करते हैं? मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनी जानते कि नहीं जानते? मैचिंग करवाते हैं। हाँ मैट्रिमोनियल, वो भी तो ब्रोकर ही लेते हैं। मैट्रिमोनियल, इसका शेयर भी है, भारत मैट्रिमोनी का शेयर प्राइस भी है, अच्छा खासा प्रॉफिट क्या है सर इस बार? भारत मैट्रिमोनी, भारत मैट्रिमोनी तो मोस्ट प्रॉब्ली रिसेंटली अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। मैट्रिमोनी.com, सॉरी भारत मैट्रिमोनी नहीं, मैट्रिमोनी। 1060 का स्टॉक चल रहा है सर, 1060 का स्टॉक प्राइस चल रहा है। 85 करोड़ का प्रॉफिट किया इस बार, मतलब इस कोरोना में लोग शादी बहुत किया है ना, कोरोना में शादी बहुत हुआ इस बार। ये देखो सर, जानते हैं सर मैट्रिमोनी का शेयर है मार्केट में, किसको लेना है ले लो। देखो सर शादी करा के 400 का शेयर कहाँ पहुंचा है, दिख रहा है सर? एक साल में सिर्फ शादी कराते हैं, मतलब बेसिकली जोड़ी मेकर ना, जोड़ी ढूंढ के देते हैं, अलग अलग लोगों का डेटाबेस। ये लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, इनका बिजनेस का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। इनके पास काफी सारे लोगों का डेटा होता है, ब्राइड का, ग्रूम का, ठीक है, मतलब प्रोबेबल ब्राइड एंड प्रोबेबल ग्रूम का, तो वो डेटाबेस एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसके लिए इन लोग पेमेंट लेते हैं, है ना? यही करते हैं ना मैट्रिमोनी लोग, क्या करते हैं? है दादा। हाँ तो बस बेसिकली तो जब भी किसी को कोई कमीशन मिलता है ब्रोकरेज या इसके थ्रू से, तो 15,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ उस टोटल, अच्छा हाँ किसके लिए है बात, किसी भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी अगर ग्रॉस रिसीप्ट 1 करोड़ से ज्यादा हो, अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा हो, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है। रेट कितना है सर? वही 5%, हाँ 5% का रेट है। कमीशन ब्रोकरेज ज्यादातर केस में 5%, देखना सर जब आप बाद में रिवाइज करोगे 5 ही है। अब रिसेंट ट्रेंड में 3.75 चल रहा था, रीजन तो आप सभी को पता है। तो ये कौन सा था सर? ये था 194H में हम लोग
मैट्रिमोनी में क्या कर दिए, हार्मोनी कर दिए, H फॉर हार्मोनी मतलब मिलन। हाँ सर, हार्मोनी मतलब क्या होता है, मिलन ना। वो एक गाना है बंगाली में, मुझे याद आ गया, किसको पता है, वो गाना बहुत सुंदर है, रविंद्र संगीत है या फिर बाउल है, आई डोंट नो। कहते हैं कि मिलन हवे कत दिने आमार मोनेर मानुषेर संगे, ऐसा कुछ गाना है, ऐसे ही कुछ गाना है ना रे। ये बाउल है या रविंद्र संगीत है? बाउल। बाउल। मिलन हवे कत दिने, तो जो भी हो मैट्रिमोनी को पूछना पड़ेगा कि मिलन कबे हवे, जो भी हो हमारे मोनेर मानुषेर संगे। ये सब याद रखने के लिए बोल रहा हूँ सर, 194 आने से ही आपको याद रहेगा कि सर ने गाना सुनाया था मिलन हवे कत दिने, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। 194 मैट्रिमोनी का एग्जाम्पल था, कमीशन ब्रोकरेज था, ठीक है, शेयर ब्रोकरेज भी लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, तो टर्नओवर तो ये हो गया सर। 194I सर ये क्या कहते हैं, रेंट। अरे बाप रे सर, अगर किसी को रेंट देना है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रेंट अमाउंट 2,40,000 से ज्यादा है ईयरली, फाइनेंशियल ईयर का रेंट अगर 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, अदर देन, हाँ ये बात याद रखिए सर, इंडिविजुअल एचयूएफ इसमें नहीं है, ठीक है। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, ठीक है, carried on by him do not exceed 1 करोड़। हाँ मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको टीडीएस काट के पेमेंट का जरूरत, टीडीएस काटने का कोई बात नहीं है। अच्छा सर, कितना अमाउंट का टीडीएस काटेगा, रेंट 2,40,000 से ज्यादा हो जाए तो एनी रेसिडेंट किसे काट सकता है, और रेट जो है सर ध्यान दीजिए कि रेंट का क्या है। अगर प्लांट मशीनरी रेंट पे दिए हैं कंपनीज के केस में, प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट या फिर इंडिविजुअल भी दे सकता है 2%, करेंटली 1.5 चल रहा था। अगर लैंड और बिल्डिंग या फिर लैंड अपार्टमेंट मतलब लैंड के साथ जुड़ा हुआ कुछ भी, टू ए बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स 10%, ओके। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट 2%, फॉर लैंड बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट टू ए बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स तो 10%। 10% करेंटली 7.5 चल रहा था और ये 2% 1.5% चल रहा था, ठीक है। और ये क्यों चल रहा था अब मुझे बताने का जरूरत है नहीं। तो ये था 194I, ओके सर। 194IA सर, इतना कुछ याद रखना पड़ेगा सर, जितना बिजनेस है उतना तो याद रखना ही पड़ेगा, तभी तो आप चार्टर्ड कहलाओगे, तभी तो आप CS कहलाओगे ना, ऐसे ही तो नहीं आप लोगों का दाम है। दिमाग, माथा, बुद्धि, मेहनत, तभी तो मेहनत का दाम मिलता है। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। बोलो सर, बोलो, हेलो, बोलो सर, साउंड नहीं आ रहा है, रुको रुको। बोलो ज्योति, बोलो ज्योति, कुछ पूछ रहे थे शायद। हेलो, नेटवर्क इशू हुआ था। हाँ बोलो सर, कुछ पूछ रहे थे। जी नहीं, आपका वॉइस नहीं मिल रहा था ना, इसलिए पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ओके। 194IA sir, 194IA पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड छोड़ के, एग्रीकल्चरल लैंड छोड़ के अगर कोई भी लैंड सेल वगैरह करते हो, अगर 50 लाख से ज्यादा का है, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर अगर 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है तो लग जाएगा। एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफरी अदर देन ए पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 194LA, आगे बताते हैं सर, responsible for paying compensation for compulsory acquisitions on movable property other than rural agricultural land। रेट कितना है सर? 1% का, 1% 0.75 भी हो सकता है रिसेंट ट्रेंड में, रेसिडेंट ट्रांसफरर के केस में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। मतलब जिनको ट्रांसफर हो रहा है उनसे काटा जाएगा। किससे काटा जाएगा सर? पेई कौन होगा? जिनको ट्रांसफर हो रहा है। कौन काटेगा? जो ट्रांसफर कर रहा है। अदर देन 194LA, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ 194LA कौन है। बाकी at the time of credit of such sum to the account of the transferor or at the time of payment whichever is earlier। and now is IB,
पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और HUF ग्रेटर देन 50,000 फॉर ए मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और HUF, अगर 50,000 से ज्यादा रेंट आप मंथली पेमेंट करते हो, मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा या पार्ट ऑफ ए मंथ, मतलब किसी मंथ का या पार्ट ऑफ द मंथ का 50,000 से ज्यादा रेंट है तो फिर TDS काटेगा 5% का। कौन काटेगा समझ गए होंगे, ठीक है। अदर देन इंडिविजुअल HUF है, बट इंडिविजुअल HUF अगर ऑब्वियसली 1 करोड़ से ज्यादा और 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसीप्ट हो जाए तो एप्लीकेबल उनके लिए भी हो जाता है। एंड 194 IC पेमेंट अंडर प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, ठीक है। ऐसे केसेस में भी हो सकता है, जैसे मानो कि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने बोल के रखा है, स्पेसिफाइड है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन नॉट बीइंग कंसिडरेशन अंडर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट where A or B land or building both are handed over by the owner, land and building both are handed over by the owner of for the development of real estate, लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया जा रहा है रियल एस्टेट के लिए, ठीक है, तो वो जो ट्रांसफर कर रहा है उसको TDS काटना पड़ेगा, किससे, जिसको ट्रांसफर हो रहा है, आजकल होता है ना सर, ठीक है। प्रोजेक्ट फॉर ए कंसिडरेशन बीइंग ए शेयर इन लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ इन सच प्रोजेक्ट विद पेमेंट ऑफ पार्ट कंसिडरेशन इन कैश। आजकल ये बहुत पॉपुलर हो गया हमारे कोलकाता या जो भी शहर में देखो, पुराना बिल्डिंग है आपके पास, आप अपना जगह जो है पुराना बिल्डिंग का जो भी आपके पास है, पुराना बिल्डिंग तोड़ के नया घर बन रहा है ना सर, जिधर देखो यही होता है कि नहीं होता, कोई भी बड़े शहरों की तरफ देखो। कोलकाता में जगह कहाँ है, कोलकाता में तो जगह है ही नहीं। हाँ सर, क्या कोलकाता में जगह है? नो सर, कोलकाता में कोई जगह नहीं है, कोलकाता एकदम टोटल खत्म हो चुका है। खत्म मतलब खत्म इन द सेंस जगह नहीं है यहाँ पर। ये देखो सर, ये है कोलकाता का साइज, कोलकाता स्प्रेड कितना है आप दिख रहे हैं सर आप लोग, ये पूरा का पूरा व्हाइट एरिया, कभी भी मैप ओपन करोगे ये बेसिकली प्रॉपर कोलकाता भी नहीं, इसमें मेगा से मतलब ये मेगा सिटी कोलकाता वगैरह लेके, मतलब इसके अंदर हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24, साउथ 24, मतलब उसका भी कुछ कुछ पार्ट जो कोलकाता मेगा सिटी के अंदर आता है वो सारा का सारा जोड़ लिया गया है, तब जाके ये कोलकाता बन रहा है। दिस इज दी मेगा सिटी कोलकाता का एरिया, दिस इज द एरिया। ऐसे इधर बारुईपुर लास्ट, इधर कल्याणी लास्ट, इधर हावड़ा का सिटी लास्ट और इधर सॉल्ट लेक न्यू टाउन लास्ट, बस यही है कोलकाता। अब जगह कहाँ है बोलो, और जगह नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, जिनके पास पुराना घर है वो अपना पुराना घर प्रोमोटर को दे रहा है, रियल एस्टेट वाले को दे रहा है, रियल एस्टेट वाले उस जगह में घर बना रहे हैं और उसके बदले जिनका जगह था, लैंड बिल्डिंग था, उनको वहां पर लैंड बिल्डिंग में भी शेयर दे रहा है और कुछ कैश पेमेंट भी कर रहा है। क्या ऐसा ही हो रहा है? हाँ सर, हम लोग का भी शोभा बाजार में ऐसा ही हुआ। तुम लोग का भी शोभा बाजार? हाँ बोलो। फ्लैट में रहते थे, उसको तोड़ करके अभी वो लोग बना लिया, बेच दिया सर। तो वो जब भी इस तरह का ट्रांसफर होता है ना तो उसमें भी TDS लग जाता है, उसमें भी TDS लग जाता है। कौन काटेगा? रियल एस्टेट वाले काटेगा। किसका काटेगा? एनी रेसिडेंट जो भी ऐसा कर रहा है, दैट इज 194 IC। दिस इज स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है सर। 10% रेट है इसका, और अब तो समझ ही गए 7.5% कब कितना रेट के लिए और कब पेमेंट के टाइम पे ही काटा जाएगा। दिस इज IC and 194J फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्ट नॉन कम्पीट फीस जानते हो भाई, मेरे साथ कंपटीशन ना करने के लिए अगर मैं आपको पेमेंट कर दूं कि भाई मेरे यहाँ पर दुकान ना ओपन मत करो, दूसरे जगह में जाके करो, ठीक है। अब देखो, किसी को कोई बिजनेस करने में लिए मना नहीं कर सकता, किसी को कोई भी, ये इसको नॉन कंपटीशन फीस बोलते हैं, मतलब आप यहाँ पर बिजनेस मत बनाओ, उसके बदले मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब समझ रहे हो ना सर, ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन कॉम्पीट फी बोलते हैं उसको। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये सब केस में अगर अमाउंट जो है 30,000 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इनकम, हाउएवर दिस लिमिट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ पेमेंट मेड टू डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर के केस में ये 30,000 का रेट रूल अप्लाई नहीं होता, मतलब डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पेमेंट के टाइम पे भी TDS काटा जाता है। कौन काटेगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF। हाउएवर इन केस ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस पेड और क्रेडिटेड इंडिविजुअल और HUF, जिनका टोटल ग्रॉस रिसिप्ट्स वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, 1 करोड़ से ज्यादा और 50 लाख, बिजनेस के केस में 1 करोड़, अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख का ग्रॉस रिसिप्ट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर,
ठीक है, ड्यूरिंग दी मतलब जस्ट प्रीवियस मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194J सॉरी एक चीज याद रखना, एक्सेप्ट where fees for professional service is credited or paid exclusively for this personal purpose, पर्सनल पर्पस का जो फीस है वो उसमें नहीं लगता, ठीक है, जहां फीस पर्सनल पर्पस में दिया जाता है उसमें नहीं लगता, वो बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी फीस पर प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस 30,000 से ज्यादा हो तो लग जाता है। डायरेक्टर के केस में भी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, उस केस में भी, बट डायरेक्टर के केस में ये 30,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, डायरेक्टर के केस में ये 30,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। So rate sir 2%. Payee engaged only in the business or operation of call center. बात समझे सर? पेई जो है वो क्या काम करते हैं, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस दे रहा है ना, एंगेज ओनली इन द बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। अब समझ गए, कॉल सेंटर मतलब बीपीओ। अरे सर हमारे जो सॉल्ट लेक है ना, ये सॉल्ट लेक जो है, ये सॉल्ट लेक में क्या होता है? हाँ सर, सॉल्ट लेक में 80% कॉल सेंटर ज्यादा है। हाँ सर, 80% से भी ज्यादा बिल्डिंग में सिर्फ कॉल सेंटर का ही काम होता है। और एक स्पेशल बात बताऊं आप लोगों को, सॉल्ट लेक में जो बिजनेस है ना, इसमें सिर्फ 5% बिजनेस ऐसे होंगे ये सेक्टर 5 एरिया में, ठीक है, हार्डली 5% ऐसे होंगे जो जेन्युइन बिजनेस है। आजकल तो फ्रॉड बिजनेस भर गया है, फ्रॉड कॉल सेंटर, पता है, ये रिसेंटली फिर से उस दिन सॉल्ट लेक से उठाया एक पूरा का पूरा गैंग को, ऑस्ट्रेलिया में फोन करके ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को चीट कर रहा था। अब इंडियन का इज्जत कुछ रहा नहीं सर, ये बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट से फोन कर रहा है, बोल के बोलते हैं कि आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम हुआ है, हम लोगों को पता है, वी आर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा एक्सेंट इंग्लिश बोल लेता है, मतलब इंग्लिश बोलने जानने का ये मतलब निकल गया कि अगर वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट से इंग्लिश बोल लेगा तो फिर वो एकदम आराम से उनको पटा लेता है। और वो लोग ना उतना ज्यादा सोचते नहीं है, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो इंडियन जैसा नहीं है, हम लोग तो 1 टका भी खर्चा करने से पहले 10 बार सोचते हैं। उनके लिए मतलब 10,000 खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो वो लोग आराम से खर्चा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट किसी को भी चाहे 1 टका हो या 10,000, आप किसी से फ्रॉडुलेंटली पैसा नहीं ले सकते। तो इस तरह से मतलब पहले पेमेंट मांगते हैं, फिर बोलते हैं आपका लैपटॉप में प्रॉब्लम हुआ है, आपके विंडोज में प्रॉब्लम है, आपकी इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। सुनेंगे नहीं सुने, या फिर मुझे ही पता है, आप लोगों को नहीं पता? हाँ सर, पता है। हाँ सर, न्यूज़ में तो आता रहता है। हाँ सर, fraud बहुत call center। आजकल ऐसा फ्रॉड कॉल सेंटर भर चुका है, सॉल्ट लेक में भर चुका है। अब इसके चलते कॉल सेंटर पे भरोसा करना मुश्किल हो गया है, ये इतना मतलब गंदा कर दिया है मार्केट को। कॉल सेंटर एक अच्छा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सर्विस देता है, एक जेन्युइन सर्विस देता है। आज के डेट में लोग बीपीओ पे भरोसा करना भूल जाता है, कि कोई भी अगर कोई बोलते कि भाई मेरा बीपीओ ये सर्विस देता है, तो 10 बार इंसान सोचने लग जाता है कि ये क्या पता। और अगर फॉरेन में कोई सर्विस देता है तो इंडियन सोचने से तो डर जाएगा पहले, पता नहीं कुछ फ्रॉड भी हो सकता है। मतलब जब तक आप बहुत बड़ा कंपनी नहीं बनते हो तब तक मुश्किल है। क्या मेरा ये सोच सही है? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरा जनरल एक कॉन्सेप्ट है, बट मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा सच में मार्केट में चल रहा है? हाँ सर। इसमें ये तो प्रिया भी बता सकता है। प्रिया, आपको क्या लगता है? हाँ सर, एक्चुअली बहुत ज्यादा ही चल रहा है, रोज ही न्यूज में आ रहा है, लाइक सर खिद्दीपुर से उठा रहा है, सॉल्ट लेक से उठा रहा है, वही तो प्रॉब्लम है, ये बहुत बहुत ज्यादा है। ये सब चीज अच्छा बात नहीं है। पता नहीं ये सब ये मतलब क्यों ऐसा करता है लोग, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इतना ज्यादा लोग बिजी हो गए ना आजकल, भरोसा नाम का चीज ही कुछ नहीं है, पता नहीं। रिसेंटली तो 2 दिन पहले सर द पार्क से उठाया था, होटल से। पार्क होटल से? हाँ सर, वो लोग पार्टी कर रहे बोलो। थे, बट अननेसेसरी बहुत ही पेमेंट हुआ, तो पता चला कि वो कॉल सेंटर वाले लोग ही थे। बोलो, अब ये अननेसेसरी पेमेंट कैसे कर लेता है इतना? मतलब लोगों से लूटा तो फिर तभी ना इतना अननेसेसरी पार्टी होता है। यस सर। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। तो 2% इसके केस में, ओके, एंगेज ऑन द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। अच्छा 2%, 1.5% क्यों होगा ये अभी आप जानते हो। अच्छा 2% इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी, वेयर सच रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, ठीक है, रॉयल्टी अगर सेल कंसिडरेशन के अंदर आ जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीबिशन, हाँ सर, ये भी जानना चाहिए ना आप लोगों को, ये हमारे कोलकाता में तो अच्छा होता है सर एग्जीबिशन वगैरह।
एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म होता है कि ना? अरे नंदन में होता है, आर्ट गैलरी में होता है कि नहीं होता? नंदन में तो होता ही हाँ है। सर, नंदन हाँ का देखने जाते हैं हम। नंदन का तो होता ही है, नंदन में बहुत फेमस एग्जीबिशंस वगैरह चलता है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह एग्जीबिशन सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, इस पे TDS 10% लग जाता है सर, ठीक है। जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर सिनेमाटोग्राफी एग्जीबिशंस पे लगाते हैं, जो भी कलेक्शन करते हैं वो, ठीक है, डोनेशन के तौर पे वो जो भी वहां से लेते हैं, तो 10% का है, ठीक है। अदर पेमेंट्स द रेट शुड बी 1.5 एंड ये तो जानते हैं कि 1.5 क्यों है। अच्छा 10 के जगह 7.5 क्यों है, ये भी पता है रिसेंट ट्रेंड में, ये भी रीजन भी पता है आप लोगों को। तो ये केस है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक याद रखिएगा। एंड 194 क्या था ये सब, अभी बात करेंगे 194 के में। दिस इज 194 जे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। काफी सारा पॉइंट इसके अंदर कवर किया गया है 194 जे के अंदर। एंड 194 के इज इनकम ऑन यूनिट्स अदर देन इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन। 5000 से ज्यादा इनकम ऑन यूनिट्स अदर देन इन नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स, ठीक है। कैपिटल गेन का नेचर नहीं है, बट कोई म्यूचुअल फंड यूनिट्स वगैरह फाइनेंशियल ईयर में 5000 से ज्यादा, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेशन और द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग। यूनिट सुनते ही ना दिमाग में म्यूचुअल फंड या यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट या म्यूचुअल फंड का यूनिट। जैसे शेयर का क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, किसी कंपनी का शेयर होता है शेयर मार्केट में, ठीक है, स्टॉक बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी को कोई यूनिट वगैरह दिया जाता है, पर यूनिट में अगर 5000 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में दिया जा रहा है, तो फिर उसमें भी TDS का है बात 10% स्पेसिफिक। अच्छा कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं सर जिनमें टैक्स नहीं लगता, वो देख लेना पड़ता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कि कितना क्या लग जाता है एग्जैक्टली, और अदर सोर्स इनकम में कैलकुलेट करने के टाइम पे बाद में अगर कुछ रिफंड मिलेगा वो भी मिल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हम लोग TDS का पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है, तो आज तो TDS डिटेल्स हो ही जाना चाहिए, है ना सर। अच्छा रेट कितना है 10%, 7.5% क्यों है, आई होप यू नो, और कब होता है ये भी समझ गए हम आप लोग। तो ये था 194 के, ये समझ में आया रे 194 के, बोलो एनी डाउट सर 194 के में, बोलो सर एनी डाउट इन 194 के? नो सर। 194 एलए एक पॉइंट था ना सर, जब हम लोग आईसी पढ़ रहे थे एलए का, तो एग्जैक्टली ये आईसी के साथ एलए का एक रिलेशन। 194 एलए दैट इज कंपेंसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड में कंपेंसेशन और एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी 2,50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा है, any persons responsible for paying any in the nature of the compensation or enhanced compensation on compulsory acquisitions of immovable property, पे कौन है, एनी रेसिडेंट। 10% रेट लगता है, और क्यों लगता है, और एट द पेमेंट ऑफ टाइम लगता है। 7.5% क्यों, वो भी आपको पता है। मैं एक बार रिलेशन करा तो 194 एलए के साथ, जो 194 एलए में जिन लोग एप्लीकेबल है इनके साथ एक कनेक्शन जुड़ा गया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। 194 जे, ये जे के पहले क्या पढ़े थे, जे से पहले हम लोग पढ़े थे आईसी, याद है सर? ये देखो याद आ रहा है, देखो पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के अंदर, पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के अंदर ये पॉइंट बोला गया था, ये अदर देन, इसी में था ना, नहीं सॉरी एक सेकंड, आईसी के पहले क्या था, एक सेकंड, आईसी के पहले क्या था सर? IA, आई एम सॉरी सर, IA 194 एलए का कंडीशन यहाँ पर बताया गया था। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ 50 लाख से ज्यादा का बात किया था यार, इसमें 2,50,000 का अर्निंग का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो वो 194 IA के साथ ये वाला पॉइंट को कनेक्ट कर दिया गया। तो ये 194 एलए को छोड़ के, हाँ यहाँ पर क्या बोला है सर, अदर देन ए पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 194 एलए, अदर देन 194 एलए को छोड़ के, वहां पर 50 लाख से ज्यादा का एक पॉइंट है, और इसमें सर 2,50,000 का पॉइंट है। तो दोनों में फर्क है सर, दोनों में फर्क है। कहाँ चला गया,
194 के तो हो गया, के बोल दिए सर एलए। ओके, कंपेंसेशन और एक्विजिशंस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर 2.5 लाख से ज्यादा किसी को मिलता है कंपेंसेशन के तौर पे तो उनके लिए रेट तो 10% ही है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। 194 एम ऑलमोस्ट कंप्लीशन सर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और कमीशन ब्रोकरेज, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। अगर 50 लाख से ज्यादा है इन ए फाइनेंशियल ईयर, इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन दोस हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 184C, मतलब हम लोग पहले ही पढ़ के आए ना 194C, 194H एंड 194J। अमाउंट कितना देखो सर, 50 लाख से ज्यादा, इनके केस में 5% का रेट लगता है, एक्सेप्ट दोज 194C, 194H एंड 194J, ठीक है। इनके अलावा बाकी किसी को भी अगर कुछ पेमेंट हो रहा है 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा है तो फिर 5% का टीडीएस यहीं भी लग जाता है। और 194N में बोला है कैश विथड्रॉल। अगर आप कैश विथड्रॉल करते हो बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो बैंकिंग का कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, 1 करोड़ से ज्यादा विथड्रॉल करने से बैंकिंग कंपनी और एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस के लिए भी अगर स्पेसिफाइड स्कीम के अंदर पड़ता है तो ठीक है, अगर स्पेसिफाइड हु इज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग सम ऑफ बिंग द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस में भी, जिसका एक्सीडिंग अगर कैश 1 करोड़ से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स मेंटेन बाय द रिसिपिएंट। एक से ज्यादा अकाउंट भी हो जाए, ओवरऑल उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग 1 करोड़ से ज्यादा अगर कोई विथड्रॉल करता है तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा विथड्रॉल करने से आपका टीडीएस काटा जाएगा, समझ में आ रहा है सर। 1 करोड़ से ज्यादा प्रीवियस ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आप बैंक से, पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ से ज्यादा विथड्रॉल करते हो तो टीडीएस आपका कट जाएगा। मतलब नॉर्मली ये रिचों के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया सर, क्योंकि जो रिच लोग होते हैं इन्हीं का 1 करोड़ से ज्यादा विथड्रॉल हो जाएगा। तो 2% ऑफ सच सम इन केस द रिसिपिएंट हैज नॉट फाइल्ड आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम अगर फाइल नहीं किया फॉर ऑल द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, अगर रिटर्न ऑफ फाइलिंग नहीं है उनका लास्ट 3 साल का, ठीक है, लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स का, तो in that case previous year which time limit under section 139 subsection 1 has expired, ठीक है, such sum shall be the amount of aggregate of amount in cash 20 lakh during the previous year, ठीक है। TDS amount 2% of the sum per cash withdrawal 20 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, और 5% लग जाएगा जहां पर कैश विथड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर कैश विथड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में बेसिकली रेट जो है मैं आपको फिर से समझाता हूं, अगर कैश विथड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में तो 5% का रेट लगेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% भी लगता है। बात को समझिए सर, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% का रेट भी एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, इन केस द रिसिपिएंट हैज नॉट फाइल्ड आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में वो 1 करोड़ उठा रहे हैं उससे पिछला 3 साल में उन्होंने किसी भी तरह का रिटर्न फाइल नहीं किया एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ठीक है, जो रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है जो रिटर्न के चैप्टर में पढ़ेंगे। सच सम शैल बी द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट, अगर 20 लाख से ज्यादा अमाउंट विथड्रॉल करते हैं प्रीवियस ईयर में तब टीडीएस लगता है 2%, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा करता है तो 5% का टीडीएस। बट अगर 3 साल पहले का रिटर्न फाइलिंग है उनका तब उन केस में 2% ही काटा जाएगा। मतलब अच्छा खासा अमाउंट है सर, 1 करोड़ का 5% भी कुछ कम नहीं होता सर, बहुत ज्यादा टैक्स कट जाएगा। मतलब सिर्फ टैक्स पैसा विथड्रॉल कर लेगा, मजाक नहीं है, हाँ, पैसा विथड्रॉल करोगे और 1 करोड़ का 5% काट लेगा तो मजाक तो नहीं है। 2% फिर भी समझ में आता है, बट 1 करोड़ का 5% तो और ज्यादा हो गया सर। 194N एनी डाउट सर, बोलो। 194N क्लियर है कि नहीं है? रिच क्लास के लिए नॉर्मली बनाया गया, आप इतना समझ सकते हो। अरे बोलो सर बोलो, 194N क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। बस और क्या, ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में ही आ गए सर। 194O ये बताना है मुझे आपको। 194O के बाद तो सर एडवांस टैक्स चालू हो जाएगा, तो फिर 194O समझ लो और क्या, फिर तो ये खत्म ही हो गया। टीडीएस तो समझ ही गए, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सर क्या बात करते हो? अरे देखो तो सर क्वेश्चन भी बताएंगे। 194O विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2020। अरे वाह,
1 अक्टूबर 2020 से 194 इफेक्टिव हुआ है। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अगर आप 5 लाख से ज्यादा being gross amount of sales or service or both in a financial year to be a e-commerce participant, to be an e-commerce participant, basically online selling, वेबसाइट बना के ऑनलाइन में सेल करते हो, कोई फिजिकल स्टोर के थ्रू से नहीं, being individual or HUF and such e-commerce participants has furnished PAN और आधार कार्ड, आधार नंबर to the e-commerce operator, ठीक है। तो अगर आप ई-कॉमर्स के थ्रू से कुछ सेल कर रहे हो, मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह में सेलर्स होता है ना सब, फ्लिपकार्ट अमेजन में सेल कर सकते हैं, आप लोग भी सेल कर सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, या फिर स्विगी जोमेटो पे भी सेल कर सकते हैं, है ना। तो 5 लाख से ज्यादा being gross amount of sales or service or both in financial year to an e-commerce participant, to an e-commerce participant being individual or HUF or such e-commerce participant has furnished PAN और आधार नंबर to the e-commerce operator, ठीक है। ऐसे केसेस में 5 लाख से ज्यादा करने से ही आपका टीडीएस काटेगा, लेकिन बाकी केस में कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका पैन वगैरह सबमिटेड नहीं है, आधार नंबर सबमिटेड नहीं है, तो इन दैट केस आपका कोई लिमिट ही नहीं है। बाकी केस में तो 5 लाख तक छूट है, बट जब आपका पैन आधार नहीं है, कुछ भी सबमिटेड नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास, लाइक फ्लिपकार्ट के पास, लाइक अमेजन के पास, तो इन दैट केस कुछ भी अमाउंट ऑफ सेल करो आपका टीडीएस लगेगा। पेयर कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये लोग है ना, स्विगी, जोमेटो, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हु फैसिलिटेट सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस फॉर सर्विस ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, दो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। कौन है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, मतलब जो उनके थ्रू से बिजनेस कर रहे हैं। 1% फॉर द पीरियड अप टू 31 मार्च 2021, इस बार उसको 0.75 दिया गया था। अब ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस और बोथ, इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश पैन, मैक्सिमम टीडीएस 5% तक जा सकता है। अगर पैन फर्निश नहीं करता है तो फिर थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है और टीडीएस का चार्जेस 5% तक जा सकता है। मतलब बेसिकली आप इनकम छुपा सकते हो ना, इसीलिए आप इनकम को छुपा सकते हो, तो आप इनकम को छुपाओगे तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। याद है ना सर, समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, एकदम मॉडर्न डे सेक्शन है। कब होगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है, याद रखना सर। 194O बड़ा ही वाइटल है। एक नोट बताया गया है सर, नोट भी एक बार देख लेते हैं, क्या है नोट पे। 206AA रिक्वायर्स फर्निशेस पैन बाय द डिडक्टी, मतलब जिनका टैक्स काटा जाता है। 206AA कहते हैं पैन फर्निश करो टू द डिडक्टर, जो डिडक्ट कर रहा है, फेलिंग व्हिच द डिडक्टर हैज डिडक्ट टैक्स एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स, ठीक है, मतलब मैक्सिमम रेट में टैक्स काटेगा। एट द रेट स्पेसिफाइड एट द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 or at the rate of rates in force at the rate of 20% in case of section 194O, at the rate of 20% in case of section 194O और 5%, जैसे यहाँ पर TDS में 5% हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो जो ज्यादा होगा वो वाला अमाउंट चार्ज कर लेगा, हायर ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से, at the specified of the relevant provision of the income tax act 1961, at the rate of rate of in force or at the rate of 20% in case of section 194O, in case of 194O 5%, बट बाकी केस में 20% तक जा सकता है, ठीक है। जो भी हाईएस्ट रेट होगा वही रेट आपसे चार्ज कर लेगा अगर आप पैन और आधार डिडक्टी के पास नहीं देते हो। कौन सा सेक्शन बताते हैं सर, 206AA, ठीक है भाई। अपना इनकम को छुपाने का कोशिश मत करो, बैम्बू आ जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट गिवन इन कॉलम 3, टेबल इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पे, ओके, समझ गए सब। ये था टीडीएस का पूरा खेल, टीडीएस का पूरा खेल। आज और एडवांस टैक्स नहीं बताएंगे, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, कल बता देंगे एडवांस टैक्स और टीसीएस, कल के क्लास में हो जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया, और भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन एक बार देखिएगा सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऐसा क्वेश्चन? तो अभी तक आया ही नहीं, कैसे दिखाई देगा? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो तो एक बार। हाँ सर। फटाफट एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है, जब आप घर में ढूंढना। लेकिन क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं उसका आइडिया आ जाएगा। टीडीएस implication under section 194A in the cases mentioned thereunder. On 1st October 2020, Mr. Harish made a 6-month fixed deposit of 10 lakh at the rate 9% per annum with ABC Cooperative Bank. The fixed deposit mature होगा 31 March 2021 में। ध्यान से रेट का यूज करना सर, ध्यान से रेट का यूज करना। अगर रेट लगेगा तो, अगर नहीं लगेगा तो बोलना है कि नो टीडीएस। अगर रेट लगेगा तो कितना रेट लगेगा,
वो भी आपको बताना है। 194A का यूज हो रहा है। On 1st June 2020, Mr. Ganesh made 3 9-month fixed deposit, 3 9-month fixed deposit of 3 lakh each, carrying interest at 9% with Dwarka branch, Janakpuri branch, and Rohini branch of XYZ Bank, a bank which has deposited CBS. The fixed deposit matured 28th of February 2021. And on 1st of October 2020, Mr. Rajesh started a 6 months recurring deposit of 2 lakh per month 8% per annum with PQR Bank. The recurring deposit matures on 31st March 2021. बोलो सर, क्या लगता है? अभी बोलोगे कि घर में ट्राई करोगे? अच्छा चलो अभी बोलो, क्या करना चाहिए? 194A के तहत पहला वाला बताओ, एबीसी कोऑपरेटिव का पहला वाला बताओ सर। 0.75%। 0.7, हाँ सर। कितना टैक्स काटा है सर? मिस्टर हरीश made a 6 months FD ना, 6 months FD of 10 lakh at the rate 9% per annum ABC कोऑपरेटिव बैंक में। फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगा 31 मार्च 2021 में। तो कितना हो जाएगा बोलो? मैं यहीं पर कर देता हूं, देखो तो एक बार ट्राई करके। सर 10 लाख का है, 10 लाख 9% करके 6 मंथ्स का मतलब हाफ ईयरली कितना होता है सर? 45,000 है ना? 45,000। तो इसमें कितना टीडीएस लगाओगे? इसमें कितना टीडीएस लगाओगे? 7.5%। थैंक यू सर। 7.5% करके देखो कितना होता है। सर 7.5% या 0.75%? अरे नहीं सर, ये तो 10% है इसका टीडीएस 194A का। अभी शो करता हूँ फिर से, चलो 194 देख के आते हैं। उतना देर में आप लोग बताओ मुझे कि 45,000 का 7.5% कितना होता है? कहाँ गया 194A? 194A देख कितना है? 40,000 से ज्यादा मिला। अरे इंटरेस्ट आता दिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है ना, बैंक से मिल रहा है, समझ में आया? हाँ, इंटरेस्ट आता दिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बैंक से मिल रहा है। 40,000 से ज्यादा मिला, 45,000 मिला सर। 10% रेट है, लेकिन सर 31 में 2021 और 14 में 2020 के बीच में है ना, तो 7.5% होगा। तो 45,000 का 7.5% कितना है बोलो सर? 3375। 3375। दिस इज द आंसर। समझ में आया सर? इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो बेसिकली सारा का सारा मैं इतना देर से चिल्ला के प्रोविजंस पढ़ाने का मतलब और कुछ नहीं है सर। प्रोविजंस पढ़ाने के पीछे मेन रीजन यही है ताकि आप लोग थोड़ा सा घर में और ज्यादा पढ़ लो, और क्या है। ओके, नेक्स्ट बताओ सर। ऑन 1st June 2020 मिस्टर गणेश, 1st June 2020 को मिस्टर गणेश क्या कर रहे हैं? 3 months 9 फिक्स डिपोजिट, 3 9-month फिक्स डिपोजिट्स ऑफ 3 लाख ईच, 3 लाख करके 3 कि कहाँ कर रहा है? द्वारका ब्रांच में, जनकपुरी ब्रांच में, रोहिणी ब्रांच में, XYZ बैंक का। बैंक सेम है बट 3 ब्रांच में। बैंक विच इज एडेप्टेड CBS मतलब सेंट्रल बैंकिंग कोर बैंकिंग सिस्टम है। CBS मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम, मतलब कहीं भी डालो ब्रांच तो सेम ही है। FD मैच्योर 28 फरवरी 2021। बोलो सर क्या होगा? एग्रीगेट इंटरेस्ट का बात है सर। तो टीडीएस कितना लगाओगे? तीनों को मिला के देखना कि इंटरेस्ट अगर क्रॉस कर रहा है 40,000 से ज्यादा
तो फिर उसके हिसाब से 194A यूज कर देना। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो ऐसे बोल सकते हैं ना सर, 3 लाख, देखना सर 3 लाख, 3 टोटल 3 है ना, 391 फिक्स डिपॉजिट, 3 कितना करके 9% करके इंटू 9/12 कितना हो रहा है सर? बोलो 3 लाख टोटल 3 अमाउंट 60,750। 60,750। तो क्या इसमें टीडीएस लगेगा सर? इसमें टीडीएस अट्रैक्ट होगा? 3 अलग अलग ब्रांच में डाला है सर। और ये तीनों ब्रांच सीबीसीएस से कनेक्टेड है, कोर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। कोर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड है मतलब आप कहीं पे भी डालो वो सेम अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाता है। सीबीएस सॉरी, सीबीएस इन बैंकिंग क्या होता है? ये देखो कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोर बैंकिंग सोल्यूशन। आप कहीं भी करो उसका नेटवर्क कहीं पे भी हो मतलब सेम ही होता है। तो इस तरह से ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन काम करता है। तो क्योंकि ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन से हुआ है और किसी एक ब्रांच में अकाउंट मतलब सेम बैंक का तीनों अलग अलग ब्रांच में किया आपने, और ब्रांच जो है वो सीबीएस से कनेक्टेड है, सीबीएस से कनेक्टेड है। तो आपका जो भी टोटल अमाउंट कितना बोला सर? 60,750। तो 60,750 ग्रेटर देन 40,000। हाँ सर, हाँ 40,000 क्रॉस कर रहा है ना। आपका लिमिट कितना है 194A का? 40,000 का। तो यहाँ पर आपका 60,750 हो रहा है, तो फिर कितना चार्ज हो जाएगा? 60,750 पे कितना चार्ज करोगे? 7.5% या 10%? मैच्योर हो रहा है सर 28 फरवरी 2021 को, मार्च तक अलाउड है ना 7.5%। हाँ सर। तो फिर 6750 पे 7.5% जितना अमाउंट होगा दैट इज 194A में आपका इंटरेस्ट अमाउंट, माने टीडीएस का अमाउंट। बोलो सर समझ आया? अरे समझ आया कि नहीं? मैं लिखा दूंगा नेक्स्ट दिन, इसका आंसर लिखा दूंगा मैं अभी बस कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, या फिर आप लोग भी घर में खुद से लिख सकते हो कैलकुलेट करके, ठीक है। सिंपल है, क्यों हो रहा है, प्रोविजंस को यूज करना है सिंपल, और फिर कैलकुलेशन दिखाना है और क्यों आपने टैक्स चार्ज किया वो बताना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन करोगे? बोलो सर, थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो। 1 अक्टूबर 2020 को मिस्टर राजेश स्टार्टेड 6 मंथ्स रिकरिंग डिपॉजिट आरडी किया of 2 lakh per month 8% per annum with PQR bank. The recurring deposit matures on 31st March 2021. बताओ सर इसका क्या करें? बोलो सर। 1 अक्टूबर 20 को मिस्टर राजेश ने स्टार्ट किया 6 मंथ्स रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 2 lakh पर मंथ एट द रेट 8% पर annum विथ PQR बैंक। रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर होगा 31 मार्च 2021 को। तो क्या समझ आ रहा है बोलो? 7.5%। 7.5% किसके ऊपर लगाओगे? ट्वेल्व लाख होगा। हाँ सर, 6 मंथ बोला है। 6 मंथ्स का डिपॉजिट है, 6 मंथ्स आरडी है। 96,000। 96,000 इंटरेस्ट। हाँ 96,000 क्यों? lakh 6 month हाँ सर,
2 লাখ 6 हाँ তাহলে 12 লাখের উপর 8% 96,000 হচ্ছে 7,200 7,200 नहीं सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा है 6 मंथ्स आरडी ऑफ 2 लाख 6 मंथ्स का आरडी है सर स्टार्टेड इज 6 मंथ्स आरडी ऑफ 2 लाख पर मंथ तो फिर आरडी मैच्योर हो रहा है 31 मार्च 2021 को अक्टूबर से हो रहा है तो अगर 2 लाख करके 6 मंथ्स का आप लोग बता रहे हो 12 लाख ठीक है तो 12 लाख का सर 48,000 8% 48,000 96,000 ही तो होता है बट इसका आप 50% कर रहे हो बिकॉज हाफ ईयरली है इसलिए 6 मंथ्स का है तो 48,000 48,000 सर आंसर मैच तो नहीं कर रहा है आंसर इज 28,000 28,000 है क्या गड़बड़ हो रहा है सर बोलो क्या गलत हो रहा है हम लोग का सर वो परसेंटेज पर एनम है और ये 6 मंथ का है तो 4% होगा वेरी गुड सर है ना जब पारानाम में होता है तो 8/2 कर देना चाहिए 8% को ओके तब ये 4% होगा और ये 12 लाख पे ये हिसाब हो जाएगा 12 लाख का मतलब हिसाब कुछ इस तरह का हो जाएगा कि 1.04 होल टू द पावर होल टू द पावर हाफ इंटू 12 लाख एक सेकेंड सर इसका ये हिसाब करके बताओ तो क्या हो रहा है 1.04 होल टू द पावर हाफ मतलब बेसिकली 1.04 इसका रूट कर दो देखते हैं सर रुको जितना आ रहा है इसको इंटू 12 लाख करना है नहीं सर ये नहीं हो रहा है 8% को डिवाइडेड बाई 2 करना है बिकॉज मेरा 6 मंथ्स का आरडी है 2 लाख पर मंथ का है 8% पर एनम मेरा इंटरेस्ट है बट 6 मंथ्स का है तो अगर 6 महीना का है पर मंथ 8% স্যার 6 মাসের হলেও ইন্টারেস্ট রেটটা তো একই থাকে অ্যামাউন্টটা তো 6 মাসে ভাগ হয়ে যায় नो सर अगर इंटरेस्ट रेट अगर 6 मंथ्स का है तो इंटरेस्ट रेट तुम एनुअल इंटरेस्ट रेट को अगर चार्ज करोगे ना एनुअल इंटरेस्ट रेट एनुअली रहेगा 8% के हिसाब से बट इसका जो इफेक्टिव रेट है वो चेंज हो जाएगा अच्छा ठीक है मैं इसको एक बार देख के रखूंगा क्या गड़बड़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी 28,000 कैसे आ रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ठीक है सर ये मैं एक बार देखूंगा अगर 28,000 है एज पर द आंसर जो मेरे पास करेंटली आंसर शो कर रहा है अगर ये 28,000 है तो फिर इस पर TDS लगेगा नहीं बट अगर ये 48,000 है तब तो इस पर TDS काटेगा तब 7.5% ही हो बट एक बार मुझे देखना पड़ेगा सर कैलकुलेशन आप लोग भी एक बार ट्राई करना हाँ मैं क्वेश्चन तो आप लोगों को शेयर कर ही दूंगा आप लोग एक बार ट्राई करना समझ में आ रहा है ना सर किस तरह से सॉल्व करना है एक बार घर में आप लोग ट्राई करो ये मोस्ट प्रॉब्ली मतलब ये सिंपल फाइनेंस मैथ्स ही है बट अभी किसी कारण से थोड़ा हम लोगों से गड़बड़ हो रहा है ठीक है अगर सही है आंसर तो फिर ठीक है अगर नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ है ठीक है आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग जो करना है करना सिंपल है एक बार मैं फिर से ट्राई करूँ क्या एक सेकेंड रुको मैं आज यहाँ पर हूँ दैट इज 6 मंथ्स के लिए यहाँ से दे रहा हूँ डिपॉजिट कर रहा हूँ मैं 2 लाख पर मंथ
एवरी ईयर 2 लाख करके दे रहा हूँ, 2 लाख पर मंथ। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इक्वल्स टू 8%, তাহলে 8/2 इक्वल्स टू, बिकॉज एनुअल है और 6 मंथ्स के लिए हो रहा है, तो अगर इसको मैं 4% ही चार्ज करूं तो 8/2 4%, और हमें जाना है 6 मंथ्स तक। ओके, 6 डिवाइडेड बाई 12, या फिर हाफ भी बोल सकते हो, तो रूट, और 2 लाख पर मंथ इक्वल जा रहा है, आरडी है, इसका मतलब एवरी मंथ आप 2 लाख करके 6 बार दे रहे हो। एवरी मंथ 2 लाख करके आप 6 लाख दे रहे हो, टोटल 6 टाइम्स दे रहे हो। तो फिर इसको अगर मैं ये कर दूं, क्या बोलते हैं उसको, एन्युइटी 1.04 डिवाइड इक्वल्स m प्लस 1 बार 2 बार, कितना दिन के लिए करें? 6 महीने के लिए करें, 6 बार होगा, या 1.04 डिवाइड m प्लस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रिकॉर्ड इंटू 2 लाख। कुछ गड़बड़ हो रहा है सर, डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखना होगा एक बार। ये एन्युइटी भी हो सकता है ये, क्योंकि रिकरिंग अमाउंट है तो इसलिए एन्युइटी भी हो सकता है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको मैं एक बार देख के रखूंगा। ओके, लेकिन सर बाकी इनकम टैक्स वाइज प्रोविजंस तो क्लियर है सर, टीडीएस का बताना प्लीज। हाँ सर। सर, तो एक बार प्रोविजंस को गो थ्रू कर लो, मैं कुछ क्वेश्चंस और भी आप लोगों को देता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चंस रहेगा तो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर ठीक है सर, टीडीएस तो आज इतना ही रह गया, नेक्स्ट क्लास में एडवांस टैक्स और टीसीएस बता दूंगा, तो बाकी एरिया हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों से बता दूंगा कि सर ये आंसर होना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ कैलकुलेट करके, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके सर, ठीक है, फिर कोई सवाल है तो करो, अदरवाइज टाटा सर, बाय। बाय सर। ओके सर, बाय। बाय सर। बाय सर।